नमस्कार आप सभी को। मैं दुर्गेश मिश्रा स्वागत करता हूं चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री एक ऐसा चैनल जहां पे हम क्लास 10 की पूरी साइंस पढ़ रहे हैं और जो हमारी सीरीज है वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी, उसमें आज हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आपने वैसे तो पोस्टर देख ही लिया होगा, ये हमारा वर्ड टू वर्ड केमिस्ट्री। इसमें हम क्लास 10 की पूरी साइंस पढ़ रहे हैं और क्लास 12 की पूरी केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आज आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे अदर डिटेल्स भी ले सकते हैं। जैसे ये जो चैप्टर है इसके शॉर्ट नोट्स, अदर वीडियो के डिटेल्स, बहुत कुछ आपको इन सब चीज़ों पे मिल जाएगा। एक इंस्टाग्राम है हमारा कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री और एक यूट्यूब है जहाँ पे आज आप हमें देख रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो चैप्टर हमारे पास में है वो चैप्टर का नाम क्या है? वो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये। क्लास 10th में बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट भी रहता है बहुत, क्योंकि न्यूमेरिकल आ जाता है। ये वो फिजिक्स का पार्ट है जहाँ पे न्यूमेरिकल आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब फिजिक्स में न्यूमेरिकल ना है ऐसा कैसे पॉसिबल है। थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है और बहुत सारा आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भी है। तो प्रैक्टिकल जो आप स्कूल में कर लेंगे, यहाँ पर हम करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। इस चैनल पे आपको इसका जब दूसरा वीडियो मिलेगा वहाँ हो सकता है हम अदर रिफ्रेशर्स के भी न्यूमेरिकल आपको करा दें, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी डिटेल में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर का नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है क्या? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हम अपने घरों में यूज करते हैं, स्कूल में यूज करते हैं, हॉस्पिटल और इंडस्ट्रीज में और अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। देखिए बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इलेक्ट्रिसिटी एक ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन लाइफ का। इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होती ना तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नहीं बनते और हमारी लाइफ इतनी इजी नहीं होती। फॉर एग्जांपल जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आज आप हमें देख रहे हैं, मतलब मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप, जो वहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं इंटरनेट से कनेक्ट करके, आप जिस डिवाइस से हमें देख रहे हैं वो भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। दैट वो डिवाइस भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको एक मेन बिजनेस, एक ह्यूमन सोसाइटी को एक बहुत ज़्यादा कंफर्ट देने वाला चीज़ है ना। बेसिकली जो मैं समझता हूँ, जितनी मेरी समझ है। चलिए जितनी भी फैक्ट्रीज चल रही हैं, जितने भी प्रोडक्शन चल रहे हैं, है ना, वो मेनली आज इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही पॉसिबल है। कोई भी इंजन बन रहे हैं, कोई भी कंपनी है, कोई भी पावर स्टेशन है, वो कहाँ पे चल रही बेटा? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। चलिए हम आते हैं टॉपिक पे। ये बहुत ज़्यादा जो ऊपर ऊपर की बातें हैं वो ठीक है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो मैं कहना चाह रहा था ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दैट्स व्हाई मैं अब यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे? फ्लोइंग ऑफ वाटर। मान लीजिए कहीं वाटर अगर पानी में, मतलब जो वाटर है, सॉरी पानी में कह दिया मैंने, वाटर अगर कहीं रिवर में, पानी अगर कहीं रिवर में फ्लो कर रहा होगा तो उससे आप उस रिवर का वाटर करंट कहते हैं। मतलब अगर वाटर कहीं चल रहा है किसी नदी में तो वो उसका वाटर करंट है। उसी हिसाब से जब भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो वो उसका इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। मतलब वाटर अगर चल रहा है तो वाटर करंट, चार्जेस अगर चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल करंट उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मेनली कंडक्टर में क्या आता है? कोई भी मेटेलिक वायर। ठीक है, चलिए जो भी हम करंट प्रोवाइड करा रहे हैं किसी भी जगह पे, वो किसी भी सेल या किसी भी बैटरी के हेल्प से ही हम प्रोवाइड करा सकते हैं। प्रोवाइड द फ्लो ऑफ चार्जेस ऑन एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो। मतलब आप किसी भी बैटरी के थ्रू चार्जेस को फ्लो कराते हैं और जो मतलब टॉर्च है जो बल्ब का, वो ग्लो करने लग जाता है। द टॉर्च गिव लाइट ओनली व्हेन स्विच इज ऑन। जैसे आप टॉर्च में ऐसे बैटरी लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो वहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो जाती है। सर्किट जैसे ही कंप्लीट होगी या क्लोज होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चालू हो जाएगा। जहाँ कहीं भी किसी भी कंटिन्यूस पाथ में, ठीक है, क्लोज पाथ में जहाँ कहीं भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जहाँ भी करंट फ्लो करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। मतलब ऐसा समझो कि एक ऐसे बल्ब लगा है टॉर्च के आगे, ठीक है, और वहाँ पे से दो वायर निकले हैं
और वो जो दोनों वायर हैं वो बैटरी के एक एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, एक पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इस तरफ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चालू हुआ और इस तरफ से इलेक्ट्रॉन जैसे नीचे गया तो इसके बदले में इलेक्ट्रिकल करंट आना चालू हो जाता है, इसके बदले में इलेक्ट्रिकल करंट आना चालू होता है और बल्ब क्या हो जाता है बेटा, ग्लो कर जाता है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारे पास आगे क्या बोला गया वो समझ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं एक सेकेंड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, इफ द सर्किट इज ब्रोक, अगर सर्किट ब्रोक कर गई, ब्रोक मतलब मान लीजिए आप यहाँ पर एक छोटा सा वायर लगा दें या एक छोटा सा स्विच लगा दें। तो एक स्विच जैसे आपने यहाँ पे लगाया तो स्विच लगाने पर, स्विच जैसे आपने यहाँ पे लगाया, स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो रहेगा वो बंद हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं सर्किट ब्रेक कर गई। अगर सर्किट ब्रेक कर गई, स्विच अगर ऑफ है, टर्न ऑफ लिखा है, तो करंट स्टॉप मतलब करंट ग्लो नहीं, मतलब नहीं जाएगा और बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। ठीक, चलिए आगे देखिए लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर यूनिट टाइम, किसी भी एक यूनिट टाइम पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिखा हुआ है एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, इन यूनिट ऑफ टाइम, टाइम में, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो करंट है उसको मैं इलेक्ट्रिक करंट कह दे रहा हूँ। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो चार्ज, वो क्या है बेटा, चार्ज अपॉन में टाइम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, चार्ज अपॉन में टाइम के बराबर होता है। तो होता क्या है सुनिए, जो इलेक्ट्रॉन है मेटेलिक वायर में, पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करता है आर नॉट नोन व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक वाज फर्स्ट ऑब्जर्व, जब तक हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पता था तब तक हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में भी नहीं मालूम था। वो ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी करंट वाज कंसीडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, स्टार्टिंग में ऐसा माना जाता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने के कारण कर रही है, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू बी टेकन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं उसी डायरेक्शन को करंट मान लिया जाता था। लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर क्या फ्लो करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जिसका डायरेक्शन अपोजिट होता है द फ्लो ऑफ करंट के। मतलब सुनो, एक अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर यहाँ बनाएं तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एक सेकेंड ऊपर बना देता हूँ, मिटा देता हूँ, एक सेकेंड बेटा है, एक मिनट। अगर मैं यहाँ एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाऊं, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, एक सेकेंड में मिटा, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँ तो इलेक्ट्रिक सर्किट में होगा क्या, हमारे पास मान लीजिए एक बल्ब है, ये मैंने बल्ब बनाया और ये मेरे पास यहाँ पे बैटरी है, ये मेरे पास स्विच है। ठीक है, अगर ये बैटरी ऐसी लगी और मैं स्विच को ऑन करता हूँ, अगर मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ, बैटरी चालू कर देता हूँ, तो पहले क्या माना जाता था, पहले ये माना जाता था कि पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे और जिस डायरेक्शन से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा उसी डायरेक्शन में करंट भी जाएगा, ऐसा पहले माना जाता था। ठीक है, ऐसा क्या कहा जाता था बेटा, पहले ऐसा पहले माना जाता था। ठीक, चलो अब लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में उन्होंने ये बोला कि नेगेटिव, जब ऐसे ऑन करते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट निकलता है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ सर्किट से होते हुए इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल से मतलब करंट निकल जाएगा यहाँ से और वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। ठीक है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है उसके फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में वो चलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास जो फॉर्मूला है I = Q/T के बराबर होता है। SI यूनिट क्या होती है बेटा, SI यूनिट हमारे पास चार्ज की होती है कुलम, ये मैंने लिख के बता दिया, COULOMB। ठीक है, ये कुलम अपॉन में टाइम, कुलम अपॉन में टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है बेटा, सेकंड, टाइम का यूनिट क्या होता है बेटा हमारे पास, सेकंड होता है, तो कुलम पर सेकंड। ठीक है, चलिए जो SI यूनिट होता है हमारे पास पूरे इलेक्ट्रिक करंट का वो होता है एम्पियर, क्या होता है बेटा वो एम्पियर। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एम्पियर इसकी SI यूनिट होती है, लिखा हुआ AMPERE। ठीक है, AMPERE, सो स्पेलिंग होता है AMPERE। ठीक है, चलो दो SI यूनिट हमारे पास चार्ज की क्या होती है बेटा, चार्ज की SI यूनिट होती है कुलम। ठीक, अब the charge contained is nearly 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपके पास
जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एक चार्ज में, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे? लगभग 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। ठीक, चलिए द इलेक्ट्रॉन पॉसेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻19। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻19 चार्जेस होते हैं, ऐसा। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर एक प्रकार एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब करंट को ऐसे इन्वेंट किया था। ठीक है, ये पूरा नाम दिया हुआ है। 1775 से लेके 1836 तक ये मतलब इनका ये जिंदा थे इतने पीरियड टाइम में। ठीक है, अब व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर करंट मे बी डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड थ्रू अ सर्किट। किसी भी सर्किट में अगर 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसे हम 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। ठीक, क्लियर हो गया? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस इन मिली एम्पियर। उसी करंट को हम मिली एम्पियर में लिखते हैं। मतलब जैसे ये 1 मिली एम्पियर अगर कोई बोले लिखो तो 10⁻³ एम्पियर इतना होगा वो। ठीक है, अब माइक्रो मतलब क्या होता है? 1 माइक्रो एम्पियर मतलब क्या होता है? 10⁻6 एम्पियर। मतलब जो माइक्रो है, माइक्रो का वैल्यू है 10⁻6, मिली का वैल्यू होता है 10⁻3। ये वैल्यू हमने वहां पे लिख दी है। ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम होता है एमीटर। ठीक है, एमीटर को क्या करते हैं बेटा? एमीटर को हम हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। किसी भी सर्किट में कैसे लगाएंगे बेटा? सीरीज में। देखो लिखा हुआ कनेक्टेड इन सीरीज। जब भी एमीटर को अगर आपको किसी भी सर्किट में लगाना है, एमीटर क्या करता है? एमीटर मेजर्स द करंट, इलेक्ट्रिक करंट वो नाम के बताता है। मतलब किसी भी सर्किट में अगर आपने एमीटर लगा दिया तो एमीटर आपको ये बता देगा कि उस सर्किट के अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, चलिए, और इसको हमेशा कहाँ लगाया जाता है बेटा? सीरीज में लगाया जाता है। इसको हमेशा कहाँ लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है। देखो जैसे ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि आपके पास इलेक्ट्रिकल करंट ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और ये जा रहा है तो बल्ब यहाँ से ग्लो करेगा। अब इसी में आपने एक एमीटर लगा दिया तो एमीटर आपको ये बता देगा कि इसकी करंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे। और ये जो ये लगा हुआ है ये हमेशा सीरीज में लगा, मतलब ये बल्ब है और ये बल्ब और जो एम्पियर है ये कैसा लगा बेटा? सीरीज में लगा है। मतलब यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा। आई करंट गया, आई करंट ही यहाँ पे प्राप्त हुआ, ऐसा। सो ये यहाँ पे जो करंट है वो डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया? चलो याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है एग्जाम्पल 11.1 है ना। एग्जाम्पल 11.1 दिया हुआ है। क्या है एग्जाम्पल? बहुत आसान सा होगा। देखिए, द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर का करंट है। तो आई का वैल्यू तो दे दिया भाई, आई का वैल्यू तो दे दिया भाई ने। चलो कितना मिनट बेटा? 10 मिनट, मतलब टाइम भी दे दिया। आपको क्या बोला है बेटा? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्यू निकालो। ठीक है, तो आप यहाँ पे करंट की जगह रखेंगे 0.5। ठीक है, चार्ज और टाइम कितना दिया है बेटा? टाइम आपको दिया हुआ है 10 मिनट। ठीक है, अब 10 मिनट में ये तो मिनट जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, सेकंड है ऐसा यूनिट। तो 10 × सेकंड 60 सेकंड होता है 1 मिनट में। तो कितना सेकंड हो गया बेटा? ये 600 सेकंड हो गया। ठीक है, कितना सेकंड हो गया बेटा? ये 600 सेकंड हो गया। तो यहाँ से 600 का × 0.5 में करो तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज कितना आ जाएगा बेटा? 300 आ गया। कैसे? 600 का मल्टीप्लाई आप 0.5 में करके देखना, आपको हमेशा 300 ही मिलेगा। तो 300 कूलम का चार्ज आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है। कितने कूलम का चार्ज ऑब्टेन हो रहा है बेटा? 300 कूलम का चार्ज आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्या मतलब है? ऐसी कोई भी सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो सकता है उसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। ठीक है, चलिए डिफाइन 1 यूनिट करंट। बट यूनिट करंट डिफाइन कीजिए, क्या होता है 1 यूनिट करंट? 1 एम्पियर करंट क्या होता है? जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर जाए कहीं पे भी। ठीक है, तीसरा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक बात समझो, मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा हूँ, मतलब ऐसे हड़बड़ी नहीं है ना, बहुत आराम से। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक सेकेंड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसका फॉर्मूला होता है। तो Q इज इक्वल टू होता है NE। Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? NE, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपके पास 1 कूलम चार्ज है तो चार्ज की जगह आप रख देंगे 1। लिखा है ना कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये n आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। 1 कूलम चार्ज में 1 कूलम चार्ज में 1 कूलम मतलब चार्ज की जगह आ जाएगा 1 कूलम। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? n। और E, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻19। ठीक है, कितना होता है बेटा? 1.6 × 10⁻19। तो n यही रहने दो, n यही रहने दो। 1 अपॉन में 1.6 × 10⁻19।
ठीक है। इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में आपको कितना क्वांटिटी मिलेगा, सॉल्व करने पे आपको क्वांटिटी मिलेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 10 की पावर क्या मिलेगा बेटा, 18 मिलेगा आपको, ठीक है। एन का वैल्यू हो गया, ये देखो ये वही वैल्यू है जो यहाँ ऊपर लिखी हुई थी, ये वही वैल्यू है जो आपको यहाँ ऊपर लिखी हुई थी, 6 इंटू 10 की पावर 18 लिखा है ना, नियरली मैंने आपको एकदम करेक्ट वैल्यू बता दी, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स लगभग मिलेंगे, तो यही आपको यही आंसर आएगा वहां भी, ठीक है। नियरली नहीं, 6.25 एकदम करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। 6.25 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको 1 कूलम चार्ज में, मतलब अगर आप 1 कूलम चार्ज फ्लो करा रहे हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल में चले जाते हैं। मतलब इधर अगर मैं एक बल्ब बना रहा हूँ यहाँ पे, और ये एक मैंने अगर एक सेटअप लगाया है बैटरी का, तो मैंने कहा कि अगर यहाँ से 1 कूलम चार्ज निकल रहा है, मतलब नेगेटिव एंड से 1 कूलम चार्ज निकल रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा, 6.25 इंटू 10 की पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नेगेटिव टर्मिनल से, और इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पर चले जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर चले जाएंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है। चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर देमसेल्फ, जस्ट वाटर इन द परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। अब ये क्यों आया ये समझा देता हूं। यहाँ पे एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ मैं थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में क्लियर करता हूँ। देखो होता क्या है, जो भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, है ना, वो मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से आ रहा है, मतलब चार्जेस फ्लो करेंगे तो करंट आएगा, ये आपका बेसिक ज्ञान है। अब जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं किसी भी डिवाइस के अंदर, ठीक है। अब वो क्यों फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि उनको बैटरी या कोई भी एसी सोर्स एक एनर्जी दे रहा है, उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना, चार्जेस हैं, उसको फ्लो कराने के लिए हमें थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, उस वर्णन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक। क्लियर हो गया। अब देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करके आपके घर में आ रही है, मतलब पावर स्टेशन के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब अलग अलग डीपीज होते हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, वहाँ तक आता है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन आपके घर होता है अलग अलग फेज में, वायर अलग में जोड़ दिया जाता है, फिर दूसरा खंभा, तीसरा खंभा, चौथा खंभा, मतलब आपके घरों तक आने के लिए उस चार्ज को बहुत ट्रेवल करना पड़ा है, ठीक है। अब जो ट्रेवलिंग लग जा रही है, मतलब उस चार्ज को ट्रेवल कराने के लिए, उस चार्ज को मूव कराने के लिए क्या करना पड़ जाएगा, वर्क डन करना पड़ जाएगा, उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। तो व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज वर्क डन ऑन एन चार्ज, किसी भी चार्ज के ऊपर कितना काम किया जा रहा है, किसी भी चार्ज के ऊपर कितना काम किया जा रहा है, उसको मूव कराने के लिए, उसे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपके पास यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था जो मैंने पढ़ा था लाइन, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब रखी है, ठीक है, और उसके अंदर अगर आप पानी डाल देंगे तो अगर मान लीजिए बहुत किलोमीटर तक उस पानी को ट्रेवल कराना है विदाउट ग्रेविटी, अगर उसको आपको ट्रेवल कराना है तो वो ऐसे ट्रेवल नहीं करेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मोटर कनेक्ट करना पड़ेगा, मोटर से पानी को भेजना पड़ेगा, तब जाके वो जो मतलब पानी है वो आगे करके मूव करेगा। मतलब एकदम प्लेन पाइप रखिए ऐसे, मतलब ऐसे बहुत लंबा साइज प्लेन पाइप रखिए, मतलब ढलान पे नहीं रखना है, ऐसे बिल्कुल बराबर पे रखना है। बराबर पे रखेंगे तो पानी अगर उसके अंदर आपने डाला तो वो पानी पाइप का बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। कब जा पाएगा? जब उसके अंदर आप मोटर लगाएंगे, मोटर वर्क डन देगी तो पाइप से पानी अंदर बह जाएगा, मतलब जो उसके अंदर पानी रहेगा ऐसा। तो देखिए वो बोल रहा है ऐसे ही चार्ज जो होते हैं बेटा वो अपने आप फ्लो नहीं करते किसी भी वायर में, किसी भी कॉपर एल्यूमिनियम किसी भी वायर में अपने आप फ्लो नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से पानी फ्लो नहीं करता। अब चार्ज को फ्लो कराने के लिए भी एनर्जी चाहिए और पानी को फ्लो कराने के लिए, दोनों को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। जिस तरह से पानी को फ्लो कराने के लिए एनर्जी चाहिए, उसी हिसाब से चार्ज को फ्लो कराने के लिए भी क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। If one end of the tube is connected with a tank of water kept at higher level, अगर जो पानी है, जो मतलब जो मोटर है या जो भी पानी जहाँ से आ रहा है वो अगर हायर लेवल पे है, मतलब पाइप को थोड़ा सा उठा के रखा है तो पानी अपने आप सरकता हुआ नीचे चला जाएगा, ऐसा वो बोल रहा है। तो वो है देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, मतलब पाइप जो है उसके ऊपर प्रेशर डिफरेंस है, ऊपर एक पाइप नीचे, तो प्रेशर का डिफरेंस है, ठीक है। तो वाटर जो होगा वो फ्लो आउट कर जाएगा इस कंडीशन में एक एंड से दूसरे एंड तक। फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, द ग्रेविटी
ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज नो रोल टू प्ले, मतलब जिस तरीके से पानी ग्रेविटी के चक्कर में ऐसे मूव नहीं कर गया नीचे, तो इसी तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं करती, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर ग्रेविटी काम नहीं करती है, ठीक है। अब इसके चक्कर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन तो लेकिन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन को तो मूव कराना है, तो यहाँ पर जो प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो पाइप में पानी गया था वो प्रेशर डिफरेंस के कारण गया था, यहाँ जो प्रेशर का डिफरेंस है उस टॉपिक को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी कंसिस्टिंग वन और मोर इलेक्ट्रिकल सेल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसमें जो डिफरेंस बना रहा है, जो पोटेंशियल का डिफरेंस बना रहा है वो बैटरी बना रही है। समझाता हूं मैं, देखो बैटरी के दो पोटेंशियल होते हैं, एक होता है हायर पोटेंशियल, ये जो पॉजिटिव वाला है ना बेटा इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हायर HIGHER हायर पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो मारता है, लोअर पोटेंशियल से निकलता है हायर पोटेंशियल की तरफ चला आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंस क्रिएट करने का काम किया है वो इस बैटरी ने किया है। व्हाट इज बैटरी? बेसिकली बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो वैसे तो इसको हम सेल बोलेंगे, वैसे तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। जैसे एक, सुनो मेरी बात, एक बात समझना है ना, जैसे अगर एक मैंने ऐसे लगाया है, मतलब एक अगर सिर्फ ऐसे बनाया है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये सेल है। लेकिन अगर मैं ऐसे इसी का कॉम्बिनेशन बना दूं, कॉम्बिनेशन मतलब एक और सेल बनाया, एक और सेल बनाया, एक और सेल बनाया, तो ये बैटरी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा, बैटरी। एक से ज्यादा अगर सेल मैंने लगा दिए, एक से ज्यादा अगर मैंने सेल लगा दिए तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बैटरी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बैटरी कहते हैं। क्लियर हो गया, बात आई समझ में? तो इसको बैटरी कहा जाता है, ठीक है। आज चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। भले उसमें से करंट आए नहीं आए, लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, जैसे उसको किसी भी सर्किट में लगाया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप सेट हो जाता है। मतलब जैसे ही देखो क्या है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट तो टॉर्च भी है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, तो क्या करते हैं उसके अंदर हम सेल डालते हैं दोनों, और बंद करने के बाद बटन ऑन कर देते हैं, मतलब ये सर्किट को ऑन करना हुआ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर motion in a conductor and produce electric current. In order to maintain the electric current in a given circuit, the cell has to expend its chemical reaction stored in it. मतलब जो सेल और जो बैटरी होती है, उस सेल या बैटरी के अंदर केमिकल होते हैं। उस सेल या बैटरी के अंदर क्या होता है बेटा, केमिकल होता है, और वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके रख देता है। तो कुल मिला के हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन ऑन एन चार्ज, मतलब चार्ज को फ्लो कराने के लिए कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो कुल मिला के चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट होती है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट होती है। क्लियर हो गया। ये जो साइंटिस्ट हैं वोल्टा, इनके नाम पे था, 1745 से लेके 1827 के बीच में ये अपने मतलब ऐसे इनका काल था ऐसा। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 volt may be defined as when 1 coulomb of work is done in 1 joule of work is done on 1 coulomb of charge। 1 वोल्ट क्या होता है, जब 1 जूल का काम एक कुलम चार्ज पे होता है, उसे हम कहते हैं 1 वोल्ट। क्लियर हो गया, बात है समझ में? चलो एक सेकेंड, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट या जूल कुलम इनवर्स। क्या हो जाएगा बेटा, जूल पर कुलम या जूल कुलम इनवर्स, ठीक है, दोनों ही इसकी यूनिट है। अभी जैसे इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए एक डिवाइस था एमीटर, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब हमेशा वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट में पैरेलली लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे लगाया जाता है बेटा, पैरेलली लगाया जाता है। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पहले ये समझ लो, है ना। हाउ मच वर्क इज डन, डब्ल्यू निकालो भाई, डब्ल्यू निकालना है। आपको बोल रहा है 2 कूलम का चार्ज है, मतलब नीचे कूलम दे दिया है आपको, और हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया है। तो 12 इज इक्वल टू वर्क डन निकालना है। चार्ज हमारे पास दिया गया है 2, तो वर्क डन इज इक्वल टू 12 इंटू 2, तो आ जाएगा 24। और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने कर दिया 2 मिनट के अंदर। फॉर्मूले याद रखिए, आंसर आ जाएगा। ये देखिए दिया हुआ है 24 जूल आपका, ये आ रहा है ना, हाँ 24 जूल आ रहा है।
चलिए बहुत बढ़िया। नेम द डिवाइस विच हेल्प इन मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसी उसका डिवाइस का नाम बताइए। तो बेटा क्या है, सेल, और सेल को कंबाइन करेंगे तो बैटरी, ठीक है, सेल और बैटरीज ये वो काम करती हैं। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट मतलब होता है जब 1 जूल की एनर्जी खर्चा की जाएगी 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए, तो उसे हम 1 वोल्ट कहेंगे। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से अगर 1 कूलम चार्ज पास होगा तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सॉरी जूल, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास कितना वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी है। वर्क डन क्या करना है बेटा, हमें निकालना है कितना चार्ज है बेटा, ईच कूलम, मतलब फिलहाल तो 1 ही कूलम है, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, 6। और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है। क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। सर्किट डायग्राम्स है, बहुत आसान है। देखिए जब भी कोई हम सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो एक हमें सर्किट बनानी है जिस सर्किट में ढेर सारे मतलब अलग अलग चीज़ें रहती हैं ना, जैसे मान लो कोई वायर जोड़ दिया, कहीं बल्ब लगा दिया, कहीं रजिस्टर लगा दिया, अलग अलग चीज़ें हम एक सर्किट के अंदर बनाते हैं। तो उसी का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, मतलब उसका अगर हमें डायग्राम बनाना होगा तो उस डायग्राम को कैसे बनाएंगे, उसके सिंबल्स कैसे दिखेंगे, ऐसा। तो एक इलेक्ट्रिकल सेल है, तो मैंने पहले बताया था सेल में क्या होता है, एक कैपिटल और एक ऐसे मतलब छोटा वाला है, ठीक है, ऐसे बनता है। तो जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव चार्ज दिखलाता है और जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव चार्ज दिखाता है। ऐसे एक सेल एक सेल एक सेल, 3 सेल का कॉम्बिनेशन या एक सेल से ज्यादा, 2 सेल भी होते तो भी, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बैटरी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लग, मतलब ये बटन को दिखा रहा है, अभी बटन चालू नहीं है, अब बटन चालू होगी तो इन दोनों के बीच में एक बिंदी रख देना, ठीक है। अब वायर ज्वाइंट, मतलब एक वायर ऐसा है एक वायर ऐसा है, ये दोनों वायर यहाँ पे क्या होगा बेटा, ज्वाइंट हो गए, ठीक है। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, मतलब एक वायर सीधे जा रहा है एक वायर क्रॉस करके जा रहा है, मतलब एक दूसरे को ज्वाइन उसने नहीं किया है, ठीक है। चलो ये इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब मैंने अभी भी बनाया, बहुत बार मैंने तुमको बल्ब ऐसा बना के बताया। ये है रजिस्टर, मतलब ऐसे कुछ डिवाइस होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, अभी पढ़ेंगे आगे क्या है वो। ये रजिस्टर है, ये रियोस्टेट है, मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हम बार बार चेंज कर सके। मान लो कभी अगर हमने रेजिस्टेंस 10 ओम्स का लगाया है, तो वहीं हम रेजिस्टेंस को बाद में चेंज करके उसको 2 ओम्स भी कर सकते हैं, उसको 1 ओम्स भी कर सकते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट कहते हैं। रेगुलेटर है, जो घर में पंखे में लगा रहता है ना रेगुलेटर बटन के बगल में, वो रेगुलेटर है बताइए। चलो एमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कहाँ लगता है बेटा, सीरीज में लगता है किसी भी सर्किट में। फिर है हमारे पास वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल को नापने का काम करता है, ठीक। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आने जा रहा है हमारे पास। उस टॉपिक का नाम क्या दिया हुआ बेटा, ओम्स लॉ। टॉपिक का क्या नाम दिया हुआ बेटा, ओम्स लॉ टॉपिक का नाम हमें दिया हुआ है, ठीक। चलो ओम्स लॉ क्या हो सकता है, बेसिकली देखिए ओम्स एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया एक रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट, पोटेंशियल और करंट के बीच में क्या रिलेशन है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा कि चार्ज फ्लो करता है तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है इनके बीच में, मतलब ऐसा कि अगर आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। दोनों में मतलब पोटेंशियल अगर दिया जाएगा कहीं पे भी तो वहाँ पे चार्जेस फ्लो होने लग जाएंगे, उसी चार्ज के फ्लो से इलेक्ट्रिक करंट आता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे देख लो, ये बोला जा रहा है कि हमारे पास जब भी अगर आप टेम्परेचर को चेंज ना करें तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, तो वो ये बोल रहा है कि किसी भी वायर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू आई और आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू में आई और आर आ जाएगा। अब ये आर क्या है, आर होता है रेजिस्टेंस। आर क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। मतलब
आपके पास कितना प्रतिरोध है, मतलब करंट को फ्लो कराने के लिए कितना ऑब्स्टिकल है उसके पाथ में, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां से अगर मैं रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालूं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? V बाय आई। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? V बाय आई। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम्स। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? ओम्स होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक प्रकार का कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस क्या है बेटा? एक प्रकार का कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन में करंट। वोल्टेज और करंट को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एक कांस्टेंट चीज आएगी जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो कि हर एक वायर का पर्टिकुलर लेंथ और पर्टिकुलर एरिया का फिक्स होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि एक पर्टिकुलर लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है किसी भी वायर के। ठीक है, अगर आप लेंथ को घटाएंगे या बढ़ाएंगे या उसका एरिया को मोटा या छोटा कर देंगे या मतलब पतला कर देंगे वायर को, तो हो सकता है रेजिस्टेंस घटे या बढ़ जाए। लेकिन अगर आप उसकी लेंथ और एरिया में कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, टेम्परेचर में अगर कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे कि द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो किसी भी मेटलिक वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है, प्रोवाइडिंग इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। वो क्या सोचता है कि जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। जो टेम्परेचर रहेगा बेटा वो कैसा रहेगा? एकदम करेक्ट सेम रहेगा। इस लॉ को हम ओम्स लॉ कहते हैं। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं बेटा? ओम्स लॉ कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको ग्राफ मिल रहा है ना, ये ग्राफ आपको हमेशा लीनियर ग्राफ मिलेगा। लीनियर ग्राफ होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं मिलेगी आपको, इसीलिए वो जो ग्राफ बन रहा है वो लीनियर बन रहा है। कहने का मतलब क्या है? देखो, अगर यहाँ पर 2 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पर मतलब सॉरी यहाँ पे अगर 0.2 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पर पोटेंशियल 0.6 है। अगर यहाँ पर 4 एम्पियर 0.4 एम्पियर करंट अगर प्रोड्यूस हुआ, एक सेकेंड, अगर 0.4 एम्पियर करंट अगर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो आपके पास जो एम्पी यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितने का है बेटा? 1 का है। ठीक है, तो इसी को अगर मैं डिवाइड कर दूं, कहने का मतलब क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो R इज इक्वल टू V बाय आई। पोटेंशियल कितना दिया है बेटा? पोटेंशियल हमारे पास दिया है 0.6 का। करंट कितना दिया है? करंट दिया हुआ है 0.2 का। ये रेजिस्टेंस आ गया, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 2 से 6 हटाओ, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा? 3 ओम्स। रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा? 3 ओम्स रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? कितना ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा? 3 ओम्स का रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। तो थ्रू आउट आप कितना भी करंट बढ़ा लो, कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो, तो जो रेजिस्टेंस रहेगा ना वो 3 ओम्स का ही रहेगा आजीवन उस वायर के लिए। अगर आप करंट या वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल घटने या बढ़ने वाला रेजिस्टेंस घटने या बढ़ने वाला नहीं है। रेजिस्टेंस कब घटेगा या कब बढ़ेगा? जब उसका आप लेंथ चेंज करेंगे, जब आप उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे, आप उसका एरिया चेंज करेंगे, तभी रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा। वोल्टेज और करंट बढ़ाने से रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके घर के ऊपर जहाँ से मतलब नल जब चालू करते हैं तो पानी आता है ना, तो ऊपर वाली टंकी से आता है। अब उस टंकी में अगर आप पानी चढ़ा रहे हैं, अगर वो 500 लीटर की टंकी है, उसमें 500 लीटर की कैपेसिटी है पानी की, तो 500 लीटर पानी ही आएगा उसके अंदर। अब उसमें अगर जोर से पानी डालने लग जाएंगे तो ज़्यादा पानी नहीं आ जाएगा, बस वो टंकी जल्दी भर जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है। मतलब जैसे टंकी का अगर मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है तो मुझे उस टंकी का लेंथ और उस टंकी का एरिया मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके उसका वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, या मतलब अगर मैं उसके वॉल्यूम और एरिया में चेंज लेके आऊंगा तो। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं जोर से या स्पीड से पानी डाल दूं तो कुछ चेंज आ जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी देखिए, आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट है। वोल्टेज और करंट घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर रेजिस्टेंस घटाना या बढ़ाना है तो उस वायर के लेंथ या उसके एरिया में चेंज लेके आइए। वायर को मोटा कीजिए, रेजिस्टेंस घट जाएगा, वायर को लंबा कीजिए, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो जो कुल मिला के जो रेजिस्टेंस है, एक सेकेंड, हाँ चलिए, जो कुल मिला के जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है अदर फैक्टर्स पे। अच्छा, ये बाद में दिया हुआ है, पहले ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिपेंड करती है अदर फैक्टर्स पे, जैसे कि लेंथ, जैसे कि एरिया, जैसे कि टेम्परेचर, इन सब पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे R जो है वो एक प्रकार का कांस्टेंट है किसी भी मेटलिक वायर के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को घटाओगे बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी घटता है बढ़ता है। इट इज
प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर है जो कि चार्ज के फ्लो को रजिस्ट करता है। चार्ज के फ्लो को क्या करता है बेटा, रजिस्ट करता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये है कि मान लो एक वायर है और इसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इसमें चार्जेस क्या कर रहे हैं बेटा, फ्लो कर रहे हैं। तो जो रेजिस्टेंस है वो इस मेटल की प्रॉपर्टी है। मेटल नहीं चाहता, या मेटल के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो नहीं चाहता कि ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, तो वो क्या करेगा, ये मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्लो कर देगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कर देगा, थोड़ा सा स्लो कर देगा, ज्यादा स्लो भी कर सकता है, डिपेंड करता है क्या रेजिस्टेंस कितना है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, ये उस चीज पर डिपेंड करता है। तो ये कुल मिला के जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, जो रेजिस्टेंस एक प्रकार का प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है। रेजिस्टेंस क्या है बेटा, एक प्रकार का प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर है, ठीक है। चलिए, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज को रजिस्ट करता है, जो कि रोकता है फ्लो ऑफ चार्ज को, ज्यादा आगे जल्दी तेजी में नहीं जाने देता। इसका यूनिट क्या होता है बेटा, इसका यूनिट ओम्स होता है। इसका यूनिट क्या होता है बेटा, ओम्स। ऐसा वाला ओम मत लिख देना, ठीक है, ओम्स होता है, OHMS, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। इसका यूनिट क्या होता है बेटा, ओम होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। चलो R इज इक्वल टू V/I हो जाएगा। अच्छा, कोई पूछो व्हाट इज 1 ओम, जैसे देखिए अभी तक आपसे पूछे ही जाए कि व्हाट इज 1 एम्पियर, तो जैसे आपने लिख दिया 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड, या जैसे आपसे अभी पूछा व्हाट इज 1 वोल्ट, तो आपने लिख दिया व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। वैसे अगर कोई पूछे व्हाट इज 1 रेजिस्टेंस, मतलब 1 ओम्स क्या होगा, तो 1 ओम इज इक्वल टू व्हेन 1 वोल्ट ऑफ करंट इज फ्लो, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, एक सेकेंड, व्हाट इज 1 ओम। अगर कोई पूछे बताइए 1 ओम क्या है, व्हेन 1 वोल्ट इज वर्क डन ऑन 1 एम्पियर ऑफ करंट। 1 वोल्ट से अगर 1 एम्पियर करंट भी जा रहा है, एक सेकेंड, 1 एम्पियर करंट भी जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 ओमेगा बोलेंगे। लिखा है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड इज 1 वोल्ट, अगर ये दो वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर वो 1 वोल्ट है और 1 वोल्ट करंट अगर वहां से, 1 एम्पियर करंट अगर वहां से फ्लो कर रहा है, तो वहां का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। मतलब करंट का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा। मतलब अगर आप किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो उसके करंट की वैल्यू ऑफ कोर्स है बढ़ जाएगी, उसकी करंट की वैल्यू ऑब्वियस क्या हो जाएगी बेटा, ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। तो लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, द करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मतलब करंट का वैल्यू अगर आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू अपने आप घट जाएगा। या ऐसा समझिए, किसी भी वायर का अगर रेजिस्टेंस आप घटा रहे हैं तो उसकी करंट का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो अगर आपने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया है तो करंट जो है वो आपका हाफ हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा बेटा, आपका हाफ हो जाएगा। देखो लिखा है इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, अगर रेजिस्टेंस डबल है तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में कई बार ऐसी जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं आपको करंट की वैल्यू को बढ़ाना या घटाना भी पड़ सकता है। तो करंट की वैल्यू को बढ़ाना या घटाना पड़ सकता है, ठीक है। ऐसे मतलब जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस एक बेकार चीज़ है। रेजिस्टेंस का यूज़ कर करके हमने बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाए हैं जो आज हमें डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, ठीक है, जिनके कारण हमारे बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैसे कि रेगुलेटर में पंखे की स्पीड कम या ज़्यादा करनी है, तो जैसे अगर आपको पंखे की स्पीड और बढ़ानी मतलब ज़्यादा करंट देना है, मतलब रेजिस्टेंस को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको पंखे की स्पीड को धीमा करना है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दोगे। तो रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ाया, करंट की क्वांटिटी कम हो गई, पंखा धीमे चलने लगा, ऐसा। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है, ये हमारे जीवन में डेली मर्रा के काम में बहुत ज़्यादा यूज आता है। लिखा है अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट की वैल्यू, रेगुलेटर है ना, जो रेगुलेट करता है करंट को विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सेम रहेगा, उसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट, वही रेगुलेटर रियोस्टेट एक ही बात है, ठीक है। इज यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, वो एक सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज कर देता है, वोल्टेज को चेंज नहीं करता, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। वोल्टेज सेम रहेगा, करंट को वैल्यू को चेंज करता रहेगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, सुनो, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है
तो जो करंट है वो कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस डबल हुआ तो करंट की वैल्यू हाफ हो जाएगी, इतना याद रखना। ठीक, क्लियर हो गया? चलो मैं मिटा दे रहा हूँ, बाकी सब आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। चलो आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ बेटा, एक्टिविटी 11.2 दी हुई है हमें। यहाँ पे क्या बोल रहा है, निक्रोम वायर है। अब निक्रोम वायर क्या होता है, सुनो, निक्रोम वायर में समझा देता हूँ। बहुत सारे मेटल्स को मेल्ट करके, बहुत सारे मेटल जैसे कि निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, इन सारे मेटल को मेल्ट करके आपस में मतलब मिक्स करके एक वायर बनाया जाता है। इसको एलॉय बोलते हैं। पहली बात तो ये समझो, पहले इसको क्या बोलते हैं बेटा, एलॉय बोलते हैं। एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम एलॉय बोलते हैं। क्लियर हो गया? बात है समझ में? ये जो एलॉय है ना, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। इनका रेजिस्टेंस कैसा होता है बेटा, हाई रेजिस्टेंस होता है। एक सेकंड रुकना, इनका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस कैसा होता है बेटा, हाई रेजिस्टेंस होता है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 10 वाट का बल्ब है ना, और जो एमीटर है वो, उसका जो रेंज है वो 0 से 5 के बीच में, मतलब जो करंट है वो 0 से 5 के बीच एम्पियर का वो दिखा रहा है। ठीक है, सेटअप अ सर्किट बाय कनेक्टिंग 4 ड्राई सेल्स। आप 4 ड्राई सेल लगा लो, एक का जो वोल्टेज है वो 1.5 है। ठीक है, इन अ सीरीज मतलब एक ही सीरीज में, विद द एमीटर लीविंग अ गैप, और एक एमीटर लगा देना, एक छोटा सा गैप छोड़ के, एक्स वाई इन अ सर्किट, एक सर्किट के अंदर। ठीक है, चलिए ये दिया हुआ है आपको पूरा सेटअप। ठीक है, क्लियर हो गया? 10 वाट का बल्ब लगाना है। ठीक, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द निक्रोम वायर इन एक्स वाई गैप। एक्स वाई गैप में निक्रोम वायर लगा दो। जब आप निक्रोम वायर लगाओगे ना, तब यहाँ पे आप निक्रोम वायर लगाओगे एंड नोट द एमीटर रीडिंग, और यहाँ पे जो रीडिंग है ना, ये रीडिंग आप नोट करके बताओ कि एमीटर में कितना रीडिंग आएगी। ठीक है, तो देखो, जब भी आप निक्रोम वायर लगाओगे, निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से एमीटर के अंदर जो रीडिंग आएगी करंट की, वो करंट की रीडिंग बहुत ज़्यादा कम आएगी, क्योंकि यहाँ पर निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक, क्लियर हो गया? बात है समझ में? अच्छा, और बोल रहा है, एक मिनट, निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्या? निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रिप्लेस द निक्रोम वायर को रिप्लेस कर दो, वहां पे 10 वाट का एक बल्ब लगा दो। ठीक है, अब बोल रहा है रिप्लेस द निक्रोम वायर एंड फाइंड द करंट थ्रू द मेजरिंग रीडिंग ऑफ द एमीटर। अब बताओ कि एमीटर में से कितनी रीडिंग जा रही है। ठीक है, अब सुनो, उन्होंने क्या बोला है कि आप वहां पे जो रीडिंग है वो आपको देख के, रिप्लेस द निक्रोम वायर विद द टॉर्च बल्ब लगाओ वहां पे 10 वाट वाला, और बताओ वहां पे क्या मतलब रीडिंग आ रही है, तो ऑब्वियसली रीडिंग बढ़ जाएगी। अब एक बात समझो, 10 वाट का बल्ब है। ठीक है, क्लियर हो गया? 10 वाट का बल्ब लगा हुआ है वहां पे, और वहां पे कितनी बैटरी लगी बेटा, 1.5 वोल्ट की 4 बैटरी लगी है। 1.5 वोल्ट की 4 बैटरी लगी, इंटू 4 कर दो, मतलब 6 वोल्ट की बैटरी लगी। कितने वोल्ट की बैटरी लगी बेटा, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और हमारे पास करंट कितना एम्पियर जा रहा है, करंट लगभग जा रहा है 0 से लेके 5 एम्पियर के बीच में। करंट कितना जा रहा है बेटा, 0 से लेके 5 एम्पियर के बीच में वहां पे करंट जा रहा है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे से आप नोट डाउन कर लो। देखो, आपके पास जो बल्ब है वो 10 वाट का है। ठीक है, तो जो मतलब वॉट होता है ना, मतलब पावर होता है। पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। पावर क्या होता है बेटा, पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट होता है। क्लियर हो गया? तो ये 10 वाट का है। ठीक है, और हमारे पास जो वोल्टेज है, कितना वोल्ट है करंट में, है ना, तो हमारे पास कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो करंट निकाल लो यहाँ से। तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10/6। 10 को 6 से डिवाइड कर दो, तो 10 को 6 से डिवाइड किया तो 1/6 आ गया। तो 1 बार में क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0, 6 आ गया, तो 1.66। कितना एम्पियर करंट जा रहा है बेटा, 1.66। तो निक्रोम वायर में 1.66 एम्पियर का करंट नहीं जाएगा। ठीक है, निक्रोम वायर में 1.66 एम्पियर का करंट नहीं जाएगा, क्योंकि निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। करंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, वहाँ पे कम हो जाएगी। तो आर द रीडिंग इज डिफरेंट, हाँ रीडिंग डिफरेंट है। बोल रहे हैं ना, आर द एमीटर रीडिंग इज डिफरेंट, क्या डिफरेंट चीज लगाने पे रीडिंग डिफरेंट है। हाँ, ये डिफरेंस क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि अगर आप ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपके पास जो करंट का क्वांटिटी है वो बदल जाएगा। ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाने पे करंट का क्वांटिटी कम आएगा, कम रेजिस्टेंस लगाने पे करंट का क्वांटिटी ज़्यादा आएगा। यू मे रिपीट दिस एक्टिविटी बाय कीपिंग द मटेरियल ऑफ द कंपोनेंट इन द गैप। अलग अलग कंपोनेंट वहाँ पे रख के देख लो आप, और आप ये एक्टिविटी भी करके दिखा सकते हो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर, एक सेकेंड,
हाँ, द इलेक्ट्रॉन हाउएवर डू नॉट कंप्लीट द फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रॉन है आर नॉट कंप्लीटली फ्री विद इन अ कंडक्टर, मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव, मतलब कंप्लीटली फ्रीली मूव नहीं करते। दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम विच दे आर मूव ऑन। ठीक है, अब क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मतलब चलने लगता है तो एटम्स जो करते हैं क्या बेटा, उसको अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। जब भी वो उसको अट्रैक्ट करते हैं तो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर इज रिटार्डेड। अब क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, एटम के अंदर जो बीच में न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करता है, अट्रैक्शन को लगाता है। इलेक्ट्रॉन जात मतलब इलेक्ट्रॉन उसके शेल को छोड़ के भागना चाहता है। ठीक है, ऐसा समझो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज है, अगल बगल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में ढेर सारे नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। जैसे ही वायर के अंदर पोटेंशियल दिया तो ये इलेक्ट्रॉन तो भागना चाहता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भाग क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करके रखे हुए। पॉजिटिव चार्ज क्या करके रखे बेटा, अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ये यहाँ पे रिटार्डेशन का फोर्स लगाया जाता है, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो लिखा हुआ है बाय इट्स रेजिस्टेंस अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज ऑफर अ लोअर रेजिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर। ऐसा कोई भी वायर, ऐसा कोई भी मेटल जो कम रेजिस्टेंस ऑफर करे वो अच्छा कंडक्टर है। क्योंकि देखो, अगर इसका रेजिस्टेंस कम है मतलब इसका अट्रैक्शन का फोर्स कम है, इलेक्ट्रॉन जल्दी फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जल्दी है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि व्हाट इज करंट, द फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। चलिए, द कंडक्टर हैविंग गुड एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। ऐसा कोई भी रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस कम होता है या ठीक ठाक होता है उसको हम रेजिस्टर कहते हैं। मतलब रेजिस्टर एक प्रकार का डिवाइस है जो कि हम यूज करते हैं। A component identical side offer a higher resistance is a poor conductor। सेम टू सेम डिट्टो दिखने वाला कोई दूसरा वायर सेम साइज का, सेम लेंथ का हो सकता है ज्यादा रेजिस्टेंस को शो करे। अगर वो ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा तो उसे हम पुअर कंडक्टर कहेंगे, वो अच्छा कंडक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए, एंड इंसुलेटर ऑफ अ सेम साइज ऑफर अ हायर रेजिस्टेंस। अभी कोई इंसुलेटर मतलब कोई कंडक्टिविटी करना ही नहीं चाहता, वो नॉन मेटल है, वो कंडक्टिविटी नहीं दिखाता, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होता है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्ट ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ये जो आपके एक्टिविटी दी है ना, ये वाला एक्टिविटी आप एक बार करके देखिएगा, लेंथ और एरिया पे ही डिपेंडेंट है कुल मिला के। देखिए, यहाँ पर अगर आपको रेजिस्टेंस देखना है तो किसी भी वायर का अगर आपने लेंथ बढ़ा दिया है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और किसी भी मतलब वायर का अगर आपने एरिया को बढ़ा दिया है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल बाई ए। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल बाई ए। तो R इज इक्वल टू, जैसे ही मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, R A बाई एल। ठीक है, R A बाई एल। ठीक है, ये रो का वैल्यू है। तो रो का वैल्यू क्या होता है बेटा, R A बाई एल। ऐसा सुनो कि अगर आपसे कोई पूछे ना रो का फॉर्मूला क्या है, रो का फॉर्मूला होता है राल। रो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, राल। कैसे, रो इज इक्वल टू R ए, है ना, ये ए आ की मतलब ना आ और लो मतलब एल नीचे आ जाएगा, राल। और कोई अगर पूछे आपसे कि आर का फॉर्मूला क्या है, आर का फॉर्मूला होता है रोले। रोले मतलब क्या होता है समझा रहा हूँ, देखो इधर आर का मतलब हो गया रो, एल मतलब एल लगाना, ल ए रोले, ऐसे करके रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, ये हो गया रोले। ठीक है, तो कुल मिला के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि जो मटेरियल है उसकी वैलेंसी कितनी है, उसका नेचर कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए मान लीजिए सेम साइज मतलब 1 मीटर का कॉपर वायर है, उसका जो रेडियस है वो 0.5 mm है, और वही सेम वायर लेंथ का और सेम रेडियस का अगर आपके पास एल्यूमिनियम वायर है तो एल्यूमिनियम वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि वो उसके नेचर पे डिपेंडेंट होता है। क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये जो अभी इनर डेरिवेशन नीचे लिखा है ये मैंने आपको करके बता दिया। ठीक है, चलिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारे पास ओम्स। ठीक है, इसको हम ओमेगा से दिखाते हैं। रो जो होता है, रो की यूनिट क्या होती है, रो की यूनिट होती है हमारे पास ओम मीटर होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम मीटर होती है। ओम इंटू मीटर कैसे होती है बेटा, ओम इंटू मीटर ये समझो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया बेटा, रेजिस्टिविटी ये हो गया ओम, मतलब ये रेजिस्टेंस हो गया ओम,
देखो ये एरिया है, ये लेंथ है, एक लेंथ से एक लेंथ काटोगे तो एरिया में दो चीज़ होती है ना, दो लेंथ होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। एक मीटर से एक मीटर काट दिया तो एक मीटर बचेगा, तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। क्या आ जाएगा बेटा, ओम मीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट है बेटा, ओम मीटर नहीं होगा, एक मिनट, हाँ ओम मीटर होगा। क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इट इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी? बेसिकली देखो, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है आर ए बाय एल। इसका मतलब क्या होता है, जैसे एरिया है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। एक से एक काट दिया तो ये आ गया रो, मतलब ओम ऐसे, और मीटर आ गया। मतलब एक मीटर लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है, एक मीटर लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है, उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। एक मीटर लेंथ में, एक मीटर लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्लियर हो गया। द मेटल एंड एलॉयज, जो भी मेटल है और जो भी एलॉय है, एक सेकेंड बेटा, जो भी मेटल है और जो भी एलॉय है उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। जैसे मेटल और एलॉयज की रेजिस्टिविटी 10 की पावर -6 से लेके 10 की पावर -8 से लेके 10 की पावर -6 ओम मीटर के बराबर होती है, इनकी रेजिस्टिविटी है। ठीक है। जो इंसुलेटर होते हैं उनकी बहुत ज्यादा होती है, देखो 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 17 तक होती है। लेकिन इसी के बीच में हमारे पास एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो इन दोनों के थोड़ा सा बीच में कहीं होती है। ठीक है। बोथ द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू घटने या बढ़ने लगेगी। तो देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। मतलब जो रेजिस्टिविटी है एलॉय की, ठीक है, जो रेजिस्टिविटी है एलॉय की, वो जिस मेटल से बना है ना, उस मेटल की रेजिस्टिविटी से उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है। मतलब एलॉयज की रेजिस्टिविटी मेटल की रेजिस्टिविटी से ज्यादा होती है जिस मेटल से वो बना है। क्लियर हो गया। चलिए, ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं। अब कॉमन जो आम तौर पे हमारी जिंदगी है, ठीक है, आम जिंदगी में हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनके अंदर भी एलॉयज डाला जाता है जानबूझकर, क्योंकि एलॉयज जो होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। मतलब एलॉय के अंदर जब भी इलेक्ट्रिकल करंट जाता है, एलॉय के अंदर जब भी इलेक्ट्रिकल करंट जाता है तो वो एलॉयज जो होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाते हैं, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, और जिसकी वजह से जो एलॉय है वो गर्म होने लगता है। उससे हम बहुत सारे डिवाइसेस बना लेते हैं। जैसे कि एक सबसे अच्छा डिवाइस है इलेक्ट्रिक आयन। इलेक्ट्रिक आयन के अंदर निक्रोम की प्लेट डली हुई होती है, और निक्रोम की प्लेट क्या होती है, गर्म हो जाती है, जिससे कि आप इलेक्ट्रिक आयन मतलब कपड़े को इजीली प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयन मतलब आयन अच्छे से आप कर सकते हैं कपड़े को। और क्या कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक टोस्टर, मतलब इलेक्ट्रिक आयन इलेक्ट्रिक टोस्टर, ठीक है, ये सब भी यूज होता है। जैसे कि आपका जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर एक मेटल यूज होता है जिसको हम टंगस्टन कहते हैं। ठीक है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। क्लियर हो गया। चलो, तो वो इजीली मेल्ट नहीं होता। ठीक है। वेयर कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन। जो कॉपर और जो एल्यूमिनियम होता है वो कॉपर की, मतलब जो ऐसे इलेक्ट्रिकल की ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो खंभे होते हैं उसके ऊपर उसको लगाया जाता है, उसको यूज किया जाता है। अब देखते हैं, हमारे पास तीन तरह की चीजें हैं। कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर का रेजिस्टेंस देखो बहुत ज्यादा कम है। देखो ये रेजिस्टिविटी जो है बहुत ज्यादा कम है, 10 की पावर -8 ठीक है। अब यही एलॉयज की अगर मैं बात करूं तो एलॉय का जो रेजिस्टेंस है, एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो थोड़ी सी बढ़ गई। देखो कैसे, यहाँ इसके बाद से देखना, यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंटन दिया हुआ है, ठीक है, मैग्नीज दिया हुआ है, और जो हमारे पास निक्रोम है वो दिया हुआ है। ठीक है। अब एक बात समझो, जो कॉन्स्टेंटन है कॉपर प्लस निकल से मिलकर बना है। ठीक है। तो कॉपर का अगर आप देखेंगे ना, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है। निकल का अगर आप देखेंगे ना, वो भी बहुत ज्यादा क्या है, कम है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है इन दोनों को मिलाने के बाद वो बढ़ गया। ठीक है। अब जैसे कॉपर मैग्नीज निकल, इन तीनों का रेजिस्टेंस कम है, लेकिन इन तीनों को मिला के जब हमने नया वायर बनाया तो उसका रेजिस्टेंस और भी ज्यादा है। निक्रोम का भी सेम हाल है। ठीक है। अब ये आप इंसुलेटर्स पे चले जाओगे अगर, तो इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस और भी ज्यादा है। इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस है वो और भी ज्यादा है। तो इंसुलेटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्यों नहीं है बेटा उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, एटम्स के बीच में। सो दैट्स वाई वहां का रेजिस्टेंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 11.3 दिया हुआ है हमें। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन
कितना इलेक्ट्रिक बल्ब एक करंट निकालेगा, सोर्स दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है बेटा 1200। अब मैं समझाता हूँ, V इज इक्वल टू होता है IR, ठीक है, तो वोल्ट है 220, करंट मालूम नहीं, रेजिस्टेंस आ गया 1200, ठीक है, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 220 अपॉन में 1200, 2 जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से कटा 11, 2 से कटा तो 60, ठीक है, तो 11/60 एम्पियर का करंट आ रहा है। इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। हाउ मच करंट विल फ्लो, कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। बताइए कितना करंट फ्लो करेगा जब आपका सोर्स दिया हुआ है कितना बेटा 220, तो 220 आ गया सोर्स, ये आ गया वोल्टेज, आपके पास रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100, तो बेटा V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तब अगर आपको करंट निकालना है तो V/I, V कितना है 200, V कितना है बेटा 200 है, नहीं 220 है, एक सेकंड रुक जाओ 220 है, 220 है और करंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है बेटा 100 है, तो ये आ जाएगा 2.20, इतना एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, इतना एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, इतना एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो करने लग जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11.4 दिया हुआ है एक एग्जांपल, ये भी कर सकते हैं हम लोग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द दो टर्मिनल है हीटर में, हीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V का वैल्यू 60 दिया हुआ है और करंट आपको दिया है 4, ठीक है। आप बताइए कितना करंट वो फ्लो कराएगा जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ 120 वोल्ट रह जाएगा। मतलब सुनो मेरी बात सुनो, V इज इक्वल टू होता है IR बेटा, एक बात समझना है ना। यहां से अगर मैं रेजिस्टेंस निकाल लूं, मतलब हीटर तो आप चेंज कर नहीं रहे हो, हीटर तो सेम है, तो जो हीटर आपने यूज किया है उस हीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब क्या करो, पहले रेजिस्टेंस निकाल लो। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, रेजिस्टेंस होता है V/I, तो वोल्टेज कितना है 60, करंट की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 4, तो रेजिस्टेंस मेरा कितना आ गया, रेजिस्टेंस मेरा आ गया 15 ओम्स, रेजिस्टेंस मेरा कितना आ गया बेटा 15 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर हो गया। अभी व्हाट विल बी द हीटर ड्रॉन फ्रॉम द, अगर पोटेंशियल 120 हो गया तो देखो पोटेंशियल आ गया 120, ठीक है, करंट का जो वैल्यू है वो बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है, करंट का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस तो विल बी 15, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस तो क्या होता है बेटा कांस्टेंट होता है ना। तो 120 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा 8, करंट कितना आ जाएगा बेटा 8 एम्पियर करंट आ जाएगा। क्लियर हो गया। देखो ये 8 एम्पियर आंसर आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ऐसा कोई बोले कि एक डिवाइस है, पहले हमने उसमें 60 का वोल्टेज डाला तो भाई वो इतना करंट दे रहा था, लेकिन फिर जब हमने उसका 120 वोल्टेज पोटेंशियल कर दिया तो बताओ कितना करंट देगा। तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि इस कंडीशन में रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। आप रेजिस्टेंस को ठीक तरीके से निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 11.5 ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर, 1 मीटर का लेंथ ऑफ वायर है, ठीक। चलिए 26 आपके पास यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। इफ द डायमीटर हमको दिया है 1.3 mm, तो इसको पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपके पास बोला है रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल निकालिए। तो सुनो बेटा, रो इज इक्वल टू RA/L, सुनना है ना, RA/L, ठीक है। एक सेकंड रुकना, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, एक सेकंड, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो, सॉरी रेजिस्टिविटी निकालिए ना, एक सेकंड। तो रो इज इक्वल टू RA/L, ठीक है। समझना आप चीज को। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है बेटा, रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्या, हाँ 26 दिया हुआ है। एरिया कितना होता है πr², ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है बेटा 22/7, ठीक है। रेडियस, अब लेकिन हमने को तो डायमीटर दिया है और वो डायमीटर भी दिया है 3 mm, तो देखो डायमीटर आपको दिया है 0.3 mm, तो डायमीटर हो जाएगा 0.3 mm, मतलब 10⁻³ m, ठीक है, ये आ गया। रेडियस अगर मुझे निकालना होगा तो 0.15 इंटू 10⁻³ ये आ गया हमारे पास रेडियस, ठीक है। तो एरिया होता है πr², मतलब 0.15 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन में लेंथ कितना है बेटा हमारे पास जो लेंथ है वो 1 मीटर का है। लेंथ कितना मीटर का है बेटा, 1 मीटर का है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 26 इंटू 22 इंटू 15 का स्क्वायर कितना आता है बेटा 225, 15 का स्क्वायर कितना आता है 22
5 आता है, ठीक है। 15 का स्क्वायर है तो ये 0.0225 इंटू 10 की पावर -6 आ गया, अपॉन में आ गया 7। इस पूरी क्वांटिटी को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। कितना आ रहा है रेजिस्टिविटी? 1.8 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। 1.8 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है बेटा? -6 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलिए 11.6 क्या दिया हुआ है 11.6 में? बोल रहा है कि एक वायर हैविंग अ लेंथ L, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, रेजिस्टेंस कितना दिया है बेटा? 4 दिया हुआ है रेजिस्टेंस। वो बोल रहा है कि अगर मैं रेजिस्टेंस, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, अगर मैं उसका लेंथ को आधा कर दूं और एरिया को दुगना कर दूं। समझ में आया? मतलब एक वायर है, मान लो इधर समझो, एक वायर है, इसका जो लेंथ है वो L है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है, ठीक है। अब वो बोल रहा है इसी वायर को अगर मैं लेंथ आधा कर दूं, अगर मैं लेंथ आधा कर दूं, मतलब पहले लेंथ L था, अब मैं लेंथ को आधा कर दूं, और जो एरिया है उस एरिया को मैं अगर डबल कर दूं, पहले तो इसका रेजिस्टेंस था 4, मतलब जो पहला वाला वायर है इसका रेजिस्टेंस है 4, क्लियर हो गया। लेकिन जो दूसरा वायर है, दूसरा वायर मतलब रो इज इक्वल टू RA/L, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका मुझे रेजिस्टेंस बताओ, तो R इज इक्वल टू रो, ठीक है, AL। अब सुनना, जो आपके पास पुराना रेजिस्टेंस है, पुराना रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 4 है। पुराना रेजिस्टेंस कितना है? 4 है। सुनो, पुराने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? रो L/A, ठीक है, रो L/A, या पुराने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा। इसका वैल्यू है 4, ठीक है। रो L/A का वैल्यू कितना है? 4। लेकिन जो नया न्यू वाला आया है, जो न्यू लेंथ है वो ये लिखा हुआ है, तो R इज इक्वल टू रो, एरिया नया, लेंथ नया। अब सुनो, R इज इक्वल टू नया एरिया है, तो नया एरिया पुराने वाले एरिया से कितना ज्यादा है? नया वाला जो एरिया है वो पुराने वाले एरिया से, नया वाला जो एरिया है वो पुराने वाले एरिया से दुगना है, 2A। और जो लेंथ है वो लेंथ भी L, मतलब जो पुराने वाले लेंथ से डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा, तो 2 से कितना आ जाएगा बेटा? 4 रो A/L, ये आ जाएगा इज इक्वल टू में R। रो A/L है ना, रो A/L, रो A/L, एक मिनट रुकना, रो LA, हाँ रो ले यही होता है, एक मिनट जो यहाँ से ये मैंने ये फॉर्मूला गलत लिख दिया है, R इज इक्वल टू रो L/A होता है बेटा, एक सेकंड रुकना है ना, ये फॉर्मूला गलत हो गया, रो L/A, वही तो मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने शायद, ठीक है। रो L/A होता है, सॉरी, रो L/A होता है, अच्छा ये ऊपर जाएगा, हाँ L/A, न्यू, सॉरी न्यू, एरिया भी क्या आ जाएगा? न्यू आ जाएगा, ठीक है। सुनो, एक सेकंड रुकना बेटा, ये भी मैं ठीक कर दूँ, ये भी मैं ठीक कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, ठीक है। चलो अब कैसे करना है, सुनो, जो नया लेंथ है वो L/2 है, और जो नया एरिया है वो 2 इंटू A है, तो मतलब आपके पास रो L/A, और 2 से कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, ये नया रेजिस्टेंस है। रो L/A का वैल्यू कितना आ रहा है? 4, तो 4 अपॉन में 4, ये नया रेजिस्टेंस, 4 से 4 काटा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ रहा है? 1। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा हमारे पास? 1। तो जो नया रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना है हमारे पास? 1 ओमेगा है। जो नया रेजिस्टेंस है बेटा वो कितना है हमारे पास? 1 ओमेगा का वैल्यू लेके आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन है कि क्या है हमारे पास। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसका आप आंसर करते रहिएगा। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम एंड ऑफ रजिस्टर, मतलब रेजिस्टेंस का कैसा सिस्टम होता है, कुल मिला के ये वहाँ पे बात की जा रही है। देखिए जो रेजिस्टेंस है हमारे किसी भी सर्किट में, होम वाली सर्किट में, कंपनी की सर्किट में, वो कैसा लगता है पहले तो ये जानेंगे, और अगर उसको हम पैरेलल में लगा रहे हैं या सीरीज में लगा रहे हैं, मतलब जो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, पैरेलल और सीरीज होता है। जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, या तो उसको हम पैरेलली कंबाइन करते हैं या तो सीरीज में कंबाइन करते हैं। अगर उसको पैरेलल कंबाइन कर रहे हैं तो क्यों, और सीरीज में कंबाइन करते हैं तो क्यों। लेकिन पहले तो हम जानेंगे कि पैरेलल में कैसे कंबाइन हो रहा है, क्या उसका आउटपुट आने वाला है, सीरीज में कंबाइन होगा तो क्या होगा। सुनो, जब भी उसको हमें सीरीज में कन्वर्ट करना है या सीरीज में कंबाइन करना है, तो सीरीज में कंबाइन करने के लिए 3 रजिस्टर 1 2 3 हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, ठीक है। चलो, जब तीनों रजिस्टर्स को हमने बेटा लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टर्मिनल करंट है, मतलब करंट यहाँ से एक बार में आया और एक बार में निकल रहा है, मतलब करंट यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है, नो डिविडेशन ऑफ करंट, करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा है, नो डिविडेशन ऑफ करंट, ठीक है। यहाँ पे करंट, नो डिविडेशन ऑफ करंट, करंट यहाँ पे डिवाइड ही नहीं हो रहा है। कुल मिला के पहली बात तो ये है।
ठीक है, यहाँ करंट डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ क्या डिवाइड होगा बेटा, देखो अगर तीन अलग अलग क्वांटिटीज लगी हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पे वोल्टेज तीनों का अलग अलग होगा। इसका वोल्टेज होगा V1, इसका वोल्टेज होगा V2, इसका वोल्टेज होगा V3। तो जो भी सीरीज में वैल्यूज लगती हैं वहाँ पे पोटेंशियल जो होता है वो तीनों डिवाइस पे अलग अलग लगते हैं। तो जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो यही सॉल्व कर देता हूँ। V का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, I। देखो करंट तो तीनों में सेम जा रहा है, करंट तीनों में क्या जा रहा है, सेम, तो करंट तो मैं सेम रखूंगा, लेकिन पहले वाले का जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, दूसरे वाले का करंट सेम रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस हो जाएगा R2, तीसरे वाले का भी करंट सेम रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस हो जाएगा R3। तो IR इज इक्वल टू, I कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आ गया। I से I कैंसिल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो पहले वाले का रेजिस्टेंस है 4, फिर है 2, फिर है 3। अगर मैं नेट रेजिस्टेंस निकालूं, एक सेकंड रुकना बेटा, अगर मैं नेट रेजिस्टेंस R नेट अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 3, 4 प्लस 2 प्लस 3, 6, 3 4 2 6, 6 और 3 9, तो 9 ओम्स का रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। कितने ओम्स का रेजिस्टेंस आया बेटा, 9 ओम्स का रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। लेकिन यही चीज़ अगर मैं पैरेलल में करने की कोशिश करूँ तो पैरेलल में जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे वोल्टेज तीनों में सेम रहेगा, पोटेंशियल तीनों में सेम रहेगा, लेकिन ऊपर वाले में करंट जाएगा I1, नीचे वाले में करंट जाएगा I2 और सबसे नीचे वाले में करंट जाएगा I3। तो यहाँ पे जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, किसमें बेटा, पैरेलल में। पैरेलल वाले में क्या होता है, पैरेलल वाले में करंट क्या होता है, डिवाइड। जैसे यहाँ से करंट I आया, ये करंट तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चला गया, करंट तीनों अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गया बेटा, चला गया। तो कुल मिला के हमारे पास जो नेट करंट है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 रहेगा। तो I इज इक्वल टू V बाय R, यहाँ पे क्या आ जाएगा, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। सुनो, V बाय R इज इक्वल टू, सुनो यहाँ से V कॉमन निकाल लो तो 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 आ जाएगा। V से V कैंसिल हो जाएगा तो 1/R, इसी को हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं। पैरेलल वाले को हम क्या कहते हैं बेटा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं। तो 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसके करेंगे हम न्यूमेरिकल। अब ये आपको फिर से थोड़ा और अच्छे से समझाया जा रहा है, मैं बता दे रहा हूँ उसमें क्या बोल रहा है वो। देखो, करंट इन द एमीटर इज द सेम, करंट जो है एमीटर में आपको सेम मिलेगा, लेकिन जो वहाँ पे आपने वोल्ट मीटर लगाया है उसमें सब में पोटेंशियल अलग अलग आएगा। ठीक है, इसीलिए हम उसको इस तरीके से करते हैं कि पोटेंशियल V1, V2, V3 तीनों अलग अलग आते हैं। दैट्स वाई उसको हमने पोटेंशियल से सॉल्व कर दिया। देखो, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, फिर उसको सॉल्व किया गया है जैसे मैंने आपको करना सिखा दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आध दो क्वेश्चन में करा देता हूँ आपको। क्या बोल रहा है, 20 रेजिस्टेंस है। ठीक, क्लियर हो गया, डन बेटा। एक इलेक्ट्रिक लैंप है, इसका रेजिस्टेंस है 20 ना, और एक 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी है। आपको कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में है। टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 4 प्लस 20, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 24 एम्पियर, 24 ओम्स का टोटल नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब पूछा है करंट, अब बताओ करंट थ्रू द सर्किट कितना जा रहा है। तो सेकंड वाला V इज इक्वल टू हो जाएगा IR, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, IR। ठीक है, तो करंट कितना आ जाएगा, V बाय R, करंट कितना आ जाएगा बेटा, V बाय R। वोल्टेज कितना है हमारे पास, जो नेट वोल्टेज है वो हमारे पास कितना है बेटा, 6। रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 24। तो I इज इक्वल टू, ये इससे काट दिया तो 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, 0.25, इतना एम्पियर का करंट आ जाएगा, इतना एम्पियर का करंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए सी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप एंड द कंडक्टर। इसके पे कितना वोल्टेज गया, इस पे कितना वोल्टेज गया, आपको ये बताना है। समझ लो, देखो करंट का वैल्यू तो दोनों में सेम है। यहाँ भी करंट जा रहा है 0.25, यहाँ भी करंट जा रहा है 0.25। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू IR। ठीक है, ये वाला, इस पे कितना वोल्टेज जा रहा है, तो V इज इक्वल टू I कितना आ रहा है, 0.25 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा वोल्टेज बेटा, वोल्टेज आ जाएगा 1। यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप हुआ, जब यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो 6 में से 1 जब यहाँ चला गया तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, बाकी नहीं होता, मल्टीप्लाई करके देख लेना। 0.25 × 20 में करो,
5 वोल्ट ही आएगा। तो 5 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो गया। क्लियर हो गया बात है समझ में? तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपको रेजिस्टेंस वोल्टेज निकालना होता है तो वोल्टेज आप अलग अलग डिवाइस का अलग अलग बारी में निकालेंगे। तो करंट आपका सेम है, करंट 0.25 है, 0.25 करंट यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 0.25 करंट है, यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस है इंटू कर दीजिए, आपको वोल्टेज पता लग जाएगा कि कितना वोल्ट आया है। चलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको नीचे भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल वाले का, ठीक। पैरेलल वाले में कैसे सॉल्व होता है, पैरेलल वाले का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे पैरेलल वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है पढ़ लीजिए क्वेश्चन। बोल रहा है एक सर्किट डायग्राम है 11.10, कहीं दिया हुआ है क्या भाई नीचे? एक मिनट, 11.10 कहीं सर्किट दिया है क्या? 11.10 नहीं, 11.10 इसके ऊपर वाला, हाँ ठीक है 11.10 है, ठीक है। तीनों में अलग अलग है, चलो कोई बात नहीं। हाँ 11.10 है, कहाँ गया क्वेश्चन यही है, हाँ ठीक है। 11.10 सर्किट देख लीजिए, 3 रेजिस्टेंस लगे हैं। क्या लिखा है बेटा? 5, 10 और 30, मतलब ऊपर 5, 10, 30 लिखा हुआ है और 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। आपको बताना है करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, हर एक में से कितना करंट जा रहा है आपको ये बताना है, ठीक है। टोटल करंट है ना सर्किट, पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा है ये बताना है, और आपको बताना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो पहले ए वाला कर लेते हैं। ए वाला क्या काम था? ए वाले में बोल रहा है पर्सनली बताओ हर एक में कितना जा रहा है। देखो वोल्ट रेजिस्टेंस कितना दिया है आपके पास? 5, ठीक है। और कितने वोल्ट की बैटरी लगी है? कितने वोल्ट? 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो V इक्वल टू होता है आई आर। सुनना, P इक्वल टू क्या होता है बेटा? आई आर होता है। तो वोल्टेज कितना है? 12 है, ठीक है। करंट पता नहीं है। रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस हमारे पास है 5 का। तो I इज इक्वल टू 12/5। तो 5 × 5, 5 2 10, ठीक है। 2 10, फिर आ जाएगा आपके पास 2 बचेगा तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, सॉरी 2 बच रहा है ना, हाँ 0.4 आ जाएगा। तो ये पहले वाले में करंट चला गया, ऊपर वाले में। ऐसे ही आप I2 निकालोगे, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर जैसे आपने निकाला तो वोल्टेज आपके पास कितना आ रहा है? 12 वोल्ट। करंट कितना आ रहा है बेटा? मालूम नहीं। रेजिस्टेंस कितना आ रहा है आपके पास? 10 आ रहा है। तो I की वैल्यू आ गई 1.2, है ना। I की वैल्यू कितनी आ गई? 1.2 आ गई। ये पहला था, फिर ये दूसरा था, तीसरा। V इक्वल टू क्या आता है? आई आर। तो यहाँ पे हमारे पास I का वैल्यू कितने, देखो वोल्टेज कितना बेटा हमारे पास? 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, और आपके पास रेजिस्टेंस कितना है? 30 है रेजिस्टेंस, और करंट का वैल्यू पता नहीं है। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 12 डिवाइडेड बाई 30। तो काटोगे तो 2 से आ जाएगा 6, 2 से आ जाएगा 15, 3 से काटो तो 2, 3 से काटो तो आ गया 5। तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2/5। करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2/5 एम्पियर आ जाएगा। करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 2.5 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये सब कर लिए हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको रोक कर, ठीक है। जहाँ भी आपको जैसे समय मिले तो इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा, पॉज करके, है ना, स्क्रीनशॉट लेके, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखिए एनसीईआरटी सॉल्व करनी है तो चैनल बहुत मस्त है हमारा, हम बाकी चीज़ें भी कराएंगे, ये नहीं कराएंगे सिर्फ एनसीईआरटी करा के रोक देंगे। लेकिन आपको वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी अगर पूरी पढ़नी है तो आप चैनल पर रुक सकते हैं, हर एक सॉल्यूशन देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा आप उसका मतलब डिटेल्ड मीनिंग भी निकाल सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा चैनल पर, क्योंकि बाकी चैनल सब अपने मन से कुछ भी पढ़ाते रहते हैं। मान लीजिए वो आपको एग्जाम में नहीं आया तो फिर आप क्या करेंगे, ये भी एक दिक्कत है, क्योंकि एनसीईआरटी से मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाता है। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, एनसीईआरटी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे अब हमें देखिए सेकंड टाइम में क्या निकालना है, सेकंड हमें निकालना है टोटल करंट ऑफ द सर्किट। 1 2 3 स्टार्ट, ठीक है। सेकंड हमें क्या निकालना है? टोटल करंट ऑफ द सर्किट निकालना है, ठीक है। अब टोटल करंट ऑफ द सर्किट कैसे आएगा? देखिए जब 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा था उस समय जो करंट का वैल्यू आ रहा था वो 2.4 आ रहा था, ठीक है। जब 10 ओम का लगा था तो आ रहा था 1.2, और जब 30 ओम का लगा था आ रहा था 0.4 आ रहा था। ये तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा? 4.0 एम्पियर। तो सेकेंड वाला आपका आंसर है, जो आपका सेकेंड वाला आ रहा है टोटल करंट ऑफ द सर्किट, ये टोटल करंट ऑफ द सर्किट है, ठीक है। अब पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे रेजिस्टेंस बताइए पूरे सर्किट का। तो कैसे निकालेंगे? देखिए 1/R, ये तीसरा वाला है ना, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? 3 आ रहे हैं, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। अब कैसे निकालिएगा? देखिए 1/R इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30, 5 से 30 काटी कितना आ जाएगा? 6, 10 से 30 काटी कितना आ जाएगा? 3, और 30 से काटी तो आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1/R इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास? 10/30।
तो इसको इससे काटिए तो 1/r इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 3, मतलब रेजिस्टेंस आपके पास आ गया 3 ओम्स। रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा आपके पास यहाँ पे 3 ओम्स। तो आपके तीनों आंसर यहाँ पे निकल गए। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं, आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। हम इसके लिए जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, उसमें पूरे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल रहेंगे, ये भी न्यूमेरिकल रहेंगे, एनसीईआरटी के रहेंगे, कुछ अलग रिफ्रेशर्स के न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम आपको यहाँ पे देके चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं, वो बातें हम समझ लेते हैं। ठीक है, सीरीज सर्किट में देखा है द करंट, जो भी हमारे पास करंट है इज कांस्टेंट, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। ठीक, चलिए इट इज ऑब्वियसली इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट अ सर्किट बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन अ सीरीज, किसी भी एक बल्ब को और एक हीटर को एक सर्किट में लगाना, ये एक सर्किट मतलब सीरीज वाले सर्किट में लगाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल काम है। क्यों काम है इम्पॉसिबल? क्योंकि सर्किट में करंट की वैल्यू एक जैसी होती है, मतलब जो बल्ब है उसके करंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हीटर की करंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, लेकिन सीरीज में हर एक डिवाइस में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट जाता है, जो कि ठीक बात नहीं है। इससे डिवाइसेस खराब हो सकते हैं बिकॉज दे नीड करंट वाइडली डिफरेंट, सबको अलग अलग करंट की वैल्यू होती है। ठीक है, अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज, एक दूसरा एडवांटेज भी है सीरीज कॉम्बिनेशन का, व्हेन वन कंपोनेंट या एक कंपोनेंट अगर कोई भी अगर खराब हो जाता है, जैसे मान लो एक बल्ब लगा है ना, अब एक पंखा में कैसे बनाऊं, चलो एक फैन लग गया और एक कोई दूसरा डिवाइस लग गया, मान लो रेफ्रिजरेटर लग गया, ये तीनों सीरीज में लगे हैं। तो सीरीज में लगने पर आपको जब भी मान लो एक डिवाइस अगर मेरा ये वाला खराब हो गया तो करंट आगे पास ऑन ही नहीं हो पाएगा, जब करंट आगे पास ऑन नहीं होगा तो ये भी रन नहीं करेगा, ये भी रन नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो अगर कोई भी एक सर्किट खराब होती है, कंपोनेंट खराब होता है, तो आगे लगने वाले जो कंपोनेंट हैं वो भी नहीं चल पाएंगे। द इलेक्ट्रिकल स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम टू ट्रबल लोकेटिंग द रिप्लेसिंग द डेड बल्ब ईच टू बी टेस्टेड, और फिर वो ढूंढना भी मुश्किल है कि कौन सा बल्ब खराब हुआ है, इन तीनों में तो कौन सा डिवाइस खराब हुआ है। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरे हाथ अगर पैरेलल वाले को देखा जाए तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाता है। करंट डिवाइड मतलब जैसे मान लो बल्ब हीटर ये सब लगाया है, तो हीटर को जितना करंट चाहिए हीटर ले लेगा, जितना करंट बल्ब को चाहिए बल्ब ले लेगा, रेफ्रिजरेटर को जितना करंट चाहिए वो ले लेगा, फैन को जितना चाहिए वो अपने अमाउंट ऑफ करंट को ले लेगा, पहली बात ये। और दूसरा, अगर मान लो कोई भी एक आध डिवाइस खराब हो भी जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने यहाँ पे 3 डिवाइस लगाए थे, एक में ऐसे बल्ब लगा दिया, एक में हमने ऐसे फैन लगा दिया, ठीक है, एक में हमने ऐसे फैन लगा दिया और एक में ऐसे हमने रेफ्रिजरेटर लगा दिया। मान लो इसमें से कोई सा डिवाइस खराब हो भी जाए, जैसे मान लो फैन खराब हो गया, लेकिन आपका बल्ब और आपका रेफ्रिजरेटर कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। और ये भी बात है कि रेजिस्टेंस ऑफ जो सीरीज है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन विद रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल या इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो वैल्यू ज्यादा होती है इन कंपैरिजन विद रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल वन। अब ये आप कैसे, एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से दे देता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई भी सर्किट है, उस सर्किट में आपने 3 करंट लिए हैं, जैसे 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, 2 एक लिया है आपने 3 और एक आपने लिया हुआ है 4, है ना, ऐसे आपने ऐसे लिए हुए अलग अलग। तो अब मैं बोलूं कि ये आपने सीरीज में लिया हुआ है, ऐसे ही आप एक पैरेलल, ये आपने पैरेलल में लिया, ऐसे ही आप एक सीरीज में ले लो, ऐसे ही आप एक सीरीज में ले लो, मतलब 2 3 और 4। तो पैरेलल ये सीरीज मान लो जैसे सीरीज है ना, ए और बी के बीच में ये सीरीज वाला है, इसका अगर आप टोटल नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो नेट सीरीज का रेजिस्टेंस आएगा 2 + 3 + 4, 2 3 कितना हो गया 5 4 9, ये आ गया आपके पास सीरीज का रेजिस्टेंस, इतना ओम्स आ रहा है। ये वाला कितना आएगा 1/2 + 1/3 + 1/4, तो कितना आ जाएगा बेटा, एक सेकंड रुकना है ना, कितना आ जाएगा ये, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 और इसका 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 बार में 2 2, ये तो 1 आ जाएगा, फिर 2 बार में 1, फिर 3 बार में 1, तो 3 2 6 12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 + 4 + 3 13/12, ठीक है। तो ये 1/r का वैल्यू आ रहा है, r = आ जाएगा 12/13। कहने का मतलब ये है कि 12/13 जो मतलब 12/13 है, ये वैल्यू 1 से भी कम होगी, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 9। तो आपके पास जो पैरेलल होता है, पैरेलल वाले का रेजिस्टेंस, अगर सेम रेजिस्टेंस हम पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएं तो सीरीज वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पैरेलल वाले का रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। ये सीधी सी बात मैं कहना चाह रहा था। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है
ये जितने भी न्यूमेरिकल है हम अलग से इसको एक वीडियो बना के डाल देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो फिर हमारा, ठीक है। चलिए हमारे पास क्या दिया हुआ बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल रहा है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है इलेक्ट्रिक करंट का, देखो क्या होता है कि जो करंट है, मेंटेन द करंट, द सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी को एक्सपेंड करना पड़ता है उसको। अ पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी इज मेंटेनिंग द करंट may be consumed into useful work like rotating the blade of the electric fan. Rest of the energy may be expended in the form of heat. जब भी आप किसी पंखे को एनर्जी देते हैं तो बहुत सारी जो एनर्जी होती है वो पंखे की ब्लेड को घुमाने में लग जाती है, लेकिन बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में वेस्ट भी हो जाती है। तो कोई भी आप अगर इलेक्ट्रिकल गैजेट अगर आप चलाएंगे तो वो गैजेट या एप्लीकेशन में अप्लायंसेस में आप देखेंगे कि वो जो डिवाइस है वो कुछ देर बाद गर्म होने लग जाता है। आपके अपने घर के रेफ्रिजरेटर को भी देख सकते हैं, अपने मोबाइल को भी देख सकते हैं। चार्ज होता है ना, तो फोन जब चार्ज होता है तो होते ही होते फोन बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाते हैं, बहुत सारे फोन गर्म हो जाए, आईफोन भी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे द टेम्परेचर ऑफ गैजेट, तो यहाँ पे बोला है एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम वार्म व्हेन वी यूज कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम के लिए अगर इसको हम यूज करते हैं तो भी वो क्या हो जाता है बेटा, गर्म हो जाता है। ठीक, चलिए आगे क्या बोल रहा है, अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रजिस्टर ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी फाइनली गेट डिसिपेट इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। कुछ समय के बाद जो भी एनर्जी है वो सारी की सारी हीट के फॉर्म में वेस्ट कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इसी हीट को यूटिलाइज करके कुछ डिवाइसेस बनाए गए जो कि बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसे ठंडियों के टाइम में काम आता है इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयन काम में आता है, इमर्शन रॉड काम में आती है, इलेक्ट्रिक गीजर काम में आते हैं, सब गर्म करने के लिए काम में आते हैं। मतलब डिफरेंट सामान को पानी गर्म करने के लिए, कपड़े को आयन करने के लिए अलग अलग टाइम पे, और जैसे रूम को हीट करने के लिए अलग अलग टाइम पे इनका यूज किया जाता है। ठीक, चलिए अब हमारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर आर। एक रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस आर है, उसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है और उसके अगल बगल जो एक पोटेंशियल दिया है वो वी दिया हुआ है। टी टाइम है, मतलब कुछ देर के लिए करंट जितना भी फ्लो करे, और कितना चार्ज फ्लो कर रहा है बेटा, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। क्लियर हो गया। तो हमारे पास सीधी सी बात है, अगर मुझे पता करना हो कि पावर क्या है सर्किट का, तो पावर इज इक्वल टू वी आई होता है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी आई होता है। ठीक है, अगर कोई मेरे से बोले कि वर्क डन क्या है, मतलब कुल मिला के पावर का अगर मैं दूसरा फॉर्मूला निकालूं तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क डन अपॉन में टाइम, सॉरी वर्क डन अपॉन में टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। ठीक है, चलो वर्क डन अपॉन में टाइम, तो वर्क को मैं यहीं रखूं तो क्या आ जाएगा, पावर इंटू टाइम आ जाएगा। वर्क डन और एनर्जी सेम चीज है, तो इसको मैं W को हीट भी या एनर्जी भी लिख सकता हूं, और पावर की वैल्यू हो गई वी आई और टी। तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, वी आई टी। H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, वी आई टी। अच्छा, V का वैल्यू कितना होता है, H इज इक्वल टू वी की जगह क्या आ जाएगा, V इक्वल टू होता है आई आर। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर आई टी। तो I का इंटू आई में तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। किसका वैल्यू हो गया बेटा, ये हीट का वैल्यू हो गया। हीट का वैल्यू होगी किसका, देखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वोल्टेज इनटू करंट। पहले तो ये याद रख लो, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। और दूसरा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन अपॉन में टाइम। तो टाइम ऊपर चला गया तो पावर इनटू टाइम हो जाएगा। पावर का वैल्यू क्या होता है, वी आई। पावर का वैल्यू क्या होता है बेटा, वोल्टेज इनटू करंट। पावर का वैल्यू क्या होता है बेटा, वोल्टेज इनटू करंट। अच्छा, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला हमारे पास होता है आई आर। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आई आर होता है वोल्टेज। तो V इज इक्वल टू आई आर हमने ये रख दी, कहां से पढ़ा, ये ओम्स लॉ से पढ़ा। V इज इक्वल टू आई आर कहां से पढ़ा बेटा, ओम्स लॉ से पढ़ा। अब ये जो वैल्यू हमने आई आर की रखी है यहां रख दी, तो आई का इंटू आई में करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, ये आई स्क्वायर आ जाएगा, तो आई स्क्वायर आर टी। तो हीट आ गया हमारे पास कितना बेटा, आई स्क्वायर आर टी। ये हीट की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को, इसी को कहते हैं बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उनने ये बोला कि जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट स्क्वायर के। मतलब करंट जितना ज्यादा होगा उस डिवाइस के अंदर हीट उतना ज्यादा प्रोड्यूस हो सकती है। हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा डिवाइस का, हीट उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जितने टाइम के लिए करंट वहां जाएगा उतना ज्यादा हीट वहां पे प्रोड्यूस होगा। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। इन तीनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो इक्वेशन बनेगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर मुझे कांस्टेंट लगाना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है 1। यहाँ पे जो कांस्टेंट K आता है उस K की वैल्यू 1 होती है। तो
H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर आर टी, ये वैल्यू हमारे पास होती है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, 11.10 बोल रहा है कि 840 वाट का तो हमारे पास डिवाइस है, ठीक है, और व्हेन हीटिंग इज, जब उसको हीट करते हैं एट द मैक्सिमम रेट, जब उसको मैक्सिमम रेट पे हीट करते हैं तब 360 वाट का है। एक व्हेन द हीटिंग इन द मिनिमम, जब उसको मिनिमम हीट करते हैं तो वो 360 वाट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एट द वोल्टेज, वोल्टेज दोनों में सेम है। करंट की वैल्यू बताओ और रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। किस किस की वैल्यू बतानी बेटा, करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। देखो पावर क्या होता है बेटा, वोल्टेज इंटू करंट होता है, ठीक है। पावर क्या होता है बेटा, वोल्टेज इंटू करंट। सबसे पहले पावर कितना है 840, ठीक है। वोल्टेज कितना है बेटा, स्टार्टिंग में वोल्टेज देखो दोनों बार में बराबर है। कितना है वोल्टेज बेटा अपने पास, 220 वोल्टेज है। और क्या आ गया आई, तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, पहली बार में 840 अपॉन में 220, तो इसको इससे काट दिया, ठीक है। दो बार में काटा तो 11, दो बार में काटा तो 42, ठीक है। तो 42/11 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 42/11 कहाँ गया, 42/11, तो करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, अच्छा 42/11 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 3.82 आएगा। ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सुनो V इज इक्वल टू क्या होता है, इसी में अपने को रेजिस्टेंस भी निकालना है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, IR। तो V अपने पास वोल्टेज कितना दिया है 220, करंट कितना दिया है 3.82, और इनटू में क्या दिया है बेटा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 220 को किससे डिवाइड करेंगे, 3.1 किसे डिवाइड करेंगे बेटा, 3.82 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 57.60, ठीक है। सेम टू सेम आपका क्वेश्चन किसके लिए सॉल्व होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा बेटा यहाँ पे 360 वाट के लिए। 360 वाट को यहाँ पे आपके पास ये वोल्टेज भी दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व कर लेना। करंट की वैल्यू आ जाएगी, करंट की वैल्यू V इज इक्वल टू IR लगा देना, वहां से रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ से आपने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए 11.11 दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, एक सेकेंड, ये तो हो गया ना, इसको मैं बता देता हूँ। चलो यहाँ पे वो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा था, दैट्स व्हाई मैंने उसको सॉल्व किया नहीं वहाँ पे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। 100 जूल का हीट है, मतलब आपके पास H की वैल्यू दे दी है भाई, बहुत बढ़िया 100 जूल, और 4 रेजिस्टेंस आपको दे दिया है 4। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, V निकालो। क्या निकालना है बेटा, V निकालना है। क्लियर हो गया। चलो कुल मिला के सुनो मेरी बात, फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला हमारे पास लगेगा देखो वैसे तो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी हमारे पास फॉर्मूला होता है, लेकिन एक फॉर्मूला और होता है H इज इक्वल टू वी आई टी भी एक फॉर्मूला होता है, वी आई टी भी फॉर्मूला होता है। लेकिन हमारे पास तो यहाँ टाइम भी नहीं दिया है, ठीक है। हमारे पास तो बेटा यहाँ पे टाइम भी नहीं दिया है, तो हम कैसे करेंगे सॉल्व। सुनो हमारे पास टाइम भी अगर नहीं दिया है, ये टाइम दिया है क्या, देखो प्रोड्यूस इन ईच सेकंड, सॉरी हाँ टाइम दिया बेटा, टाइम दिया है। तो सुनो एक काम करो, हीट दिया है, टाइम दिया है, टाइम भी लिख लो, और रेजिस्टेंस भी दिया है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे आपको निकालना है, यहाँ पे करंट निकालना है, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, रुक जाओ मैं बताता हूँ। हम एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, हम एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, एक सेकंड बेटा, फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं बेटा, हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें V निकालना है ना। तो सुनो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। क्लियर हो गया बेटा, ये अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है। चलो सुनो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास I, ठीक है, और इसको मैं IRT लिख सकता हूँ, ठीक। तो मुझे एक मिनट, हाई हीट, मुझे यहाँ पे करंट, और IR का वैल्यू होता है V इंटू होता है टाइम। सुना हीट मेरे पास दिया हुआ है बेटा 100, ठीक है। करंट का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं। वोल्टेज मुझे निकालना है, टाइम दिया है ईच सेकेंड, ठीक है। सुनो यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, I इज इक्वल टू मेरे पास मैं यहाँ लिख सकता हूँ V, ठीक है। V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ V बाय R। I इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, V बाय R। तो I की जगह मैं लिख दूंगा V बाय R। रुक जाओ, I की जगह भाई मुझे लिखना है, V बाय R, और ये V और ये टाइम की जगह तो मैंने 1 लिख दिया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आ जाएगा V स्क्वायर इंटू 100 इंटू R, तो आ जाएगा 100 इंटू R। रेजिस्टेंस कितना है 4 है, और इज इक्वल टू R है V स्क्वायर। तो ये आ गया 4 का इंटू 100 में आ गया 400 इज इक्वल टू V स्क्वायर। V किसका स्क्वायर, मतलब ये आपके 20 का स्क्वायर आ गया।
20 से काट दिया तो वोल्टेज कितना आ गया बेटा 20 आ गया। वोल्टेज कितना आ गया बेटा हमारे पास 20 आ गया, ये 20 वोल्ट हो गया। क्लियर हो गया। तो आपके पास जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले से आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मैंने यहाँ पे आई 2 बार था तो आई आर लिख दिया, आई आर को वी बना दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने आई का फॉर्मूला भी रख दिया वी बाय आर, टाइम का वैल्यू 1 था तो 1 रख दिया, तो वी स्क्वायर अपॉन में आर का इंटू कर दिया 100 में, आर का वैल्यू 4 है, 4 का इंटू 100 में 400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, रूट लगा दिया 20 आ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन है। फिर आखिरी में हमारे पास दिए हुआ है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए इन मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, इट इज अनडिजायरेबल एज टू कन्वर्ट यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। बहुत सारे केसेस में ये थोड़ा सा मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है, ऐसा अनडिजायरेबल होता है। लेकिन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट the unavoidable heating can increase the temperature of the component and alter their properties. However, heating effect of electric current has many useful application। बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयन जो हम लॉन्ड्री के लिए बनाते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्ट बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक अवन, केटल जो केटली आता है ना, जो पानी चाय गर्म करते हैं वो सब, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सब कुछ डिवाइसेस हैं जो कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, चलिए द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो प्रोड्यूस लाइट, वो लाइट भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो पुराना वाला इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, जो 100 वाट का पीला वाला लाइट देता है, उसके अंदर एक मतलब वायर होता है, उसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको? फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट किसका बना होता है बेटा? टंगस्टन का बना होता है। जैसे ही उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है बेटा? गर्म हो जाता है, जिसके कारण वो हीट भी प्रोड्यूस करता है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इट इज वेरी हॉट एंड इमिट लाइट, इट मस्ट नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। वो हाई टेम्परेचर में मेल्ट नहीं करता, तो वो उसके अंदर जो मतलब एलिमेंट होता है वो टंगस्टन होता है। टंगस्टन का जो मतलब एलिमेंट है वो डब्ल्यू होता है। ठीक है, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है, जो सिंबल है वो डब्ल्यू है। टंगस्टन जो होता है वो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता है। कितना है बेटा मेल्टिंग पॉइंट? 3380 इतने पे वो मेल्ट होता है। ठीक है, थर्मली आइसोलेटेड पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट। द बल्ब आर यूजुअली फिल्ड विद द केमिकली इनर्ट गैस नाइट्रोजन या आर्गन। मतलब इस बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस भरी हुई होती हैं। जो गैसेस यहाँ पे जो मतलब एक इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करती हैं, जबकि ऑक्सीजन नहीं रहता, तो ऑक्सीजन जो है ये टंगस्टन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। जैसे अगर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने देखे, हमारे चैनल पे भी एक्सपेरिमेंट है, अगर मैं ऊपर वाला लेयर अगर बल्ब का निकाल दूं, ऐसे जो कांच होता है वो निकाल दूं, फिर अगर मैं टंगस्टन को सीधे मतलब ऐसे वायर को मतलब बल्ब को अगर मैं लगा दूं, तो टंगस्टन है वो मतलब जैसे ही हीट होगा, मतलब जैसे उसमें लाइट जाएगी वो हीट होगा। हीट होने के बाद जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, तो वो टंगस्टन गर्म टंगस्टन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जो नाइट्रोजन गैस वहाँ पे डाली जा रही है और जो आर्गन गैस वहाँ पे डाली जा रही है, वो इसलिए डाली जा रही है क्योंकि वो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस का एब्सेंस कर देगी, और वो जो टंगस्टन गर्म हो गया वो ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके पाउडर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर हीट, बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड रेडिएट। और वो मतलब बहुत जो है वो हीट के फॉर्म में चला जाता है, लेकिन थोड़ा सा जो टंगस्टन है वो गर्म होने के बाद लाइट देता है, जिसको हम एज अ बल्ब बहुत सारे तो यूज किए हैं। अब तो एलईडी का जमाना आ गया, कहाँ वो बल्ब में लगे हो, है ना। चलिए, इट प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस। एक सेकंड बेटा, है ना, एक सेकंड खुला। हाँ ठीक है, इट प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाईली इलेक्ट्रिक करंट। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन अ सीरीज। क्या होता है कि जैसे घरों में सर्किट को बचाने के लिए तो क्या करते हैं, एक फ्यूज लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेन सर्किट है, मेन सर्किट के बगल में फ्यूज लगा देते हैं। तो फ्यूज में क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस वायर जो होता है वो ऐसे सीरीज में लगा हुआ होता है। ठीक है, अब जैसे ही मान लो करंट का क्वांटिटी बढ़ेगा, मान लो किसी भी कभी कभी फ्लक्चुएशन होता है ना करंट का, तो ज्यादा करंट आ गया तो करंट के आने से अभी पड़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट स्क्वायर के। तो करंट का वैल्यू जैसे बढ़ेगा तो ये जो आपके पास ये जो वायर है इसका भी हीट बढ़ेगा तो ये वायर यहाँ से पिघल जाएगा। ये जो वायर रहेगा वो वायर यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, मेल्ट हो जाएगा। वायर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही वायर यहाँ पे मेल्ट होगा तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। इसी को हम फ्यूज कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, फ्यूज कहते हैं। फ्यूज कैसे प्लेस करते हैं, सीरीज में प्लेस करते हैं किसी भी डिवाइस के। इट कंसिस्ट ऑफ द पीस ऑफ द वायर एंड द मेटल अलॉय विद द एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट एप्रोप्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, आयरन, ये सब हम लगा सकते हैं। इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफिक वैल्यू, अगर करंट की वैल्यू कभी भी बढ़ के आती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है।
टेम्परेचर जैसे फ्यूज वायर का बढ़ेगा वैसे ही दिस मेल्ट द फ्यूज वायर, और वो फ्यूज वायर को क्या कर देगा बेटा, मेल्ट कर देगा। द फ्यूज वायर इज यूजुअली इन केस इन द कैरिटेज ऑफ प्रोक्लेन, और वो मतलब जो कैरिटेज ऑफ प्रोक्लेन होता है, चीनी मिट्टी पहले होता था, अब तो ठीक है, अब तो अलग से लगने लगा, लेकिन पहले आप देखिएगा चीनी मिट्टी का ऐसे डब्बा रहता था, वो चीनी मिट्टी में ऐसे फ्यूज लगा हुआ होता था। मैं यहाँ पे अभी इमेज लगवा दूंगा इसी वीडियो में उसका, ठीक है। तो कैसे लगा होता था वो चीनी मिट्टी, प्रोक्लेन कहते हैं उसे। सिमिलर मटेरियल विद द मेटल एंड, आखिरी में उसके मेटल लगा रहता था, कुछ भी लगा लो आप, चीनी मिट्टी प्लास्टिक कुछ भी लगा दो। द फ्यूज यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पज आर रेटेड, तो फ्यूज आते हैं वो 1 एम्पियर, 2, 3, 4, 5, 10 ऐसे अलग अलग एम्पियर के आते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक आयन है वो 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करता है, ऑपरेट एट 220 वोल्ट पे, अ करंट ऑफ 1000 और 220 इतना, दैट इज कितना लगता है बेटा आपके पास 4.54 एम्पियर, वो इतना कंज्यूम कर लेता है। इन द केस ऑफ 5 एम्पियर फ्यूज मस्ट बी यूज, मान लो कभी फ्लक्चुएशन करंट का आया, 4.5 से 5 एम्पियर करंट चला गया, तो इस कंडीशन में फ्यूज का यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल भी आता है, दैट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, देखिए जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, लेकिन यहां पर द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, कितना एनर्जी को कंज्यूम कर लिया जा रहा है, कितना एनर्जी को यूज कर लिया जा रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजम्पशन का रेट है, या रेट ऑफ डिसिपेशन, जो एनर्जी डिसिपीट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो खर्च हो जा रही है, जो व्यय हो जा रही है, उसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज कर ले रहे हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर, इसको पीछे दिखाते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वोल्टेज इनटू करंट होता है, ठीक है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वोल्टेज इनटू करंट होता है। इसके 4 फॉर्मूले और बना लीजिए। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू, वोल्टेज का जो फॉर्मूला है आई आर लिख लीजिए और 1 इंटू आई में कर लीजिए, तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। अच्छा, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वी, आई की जगह क्या होता है, वी बाय आर होता है, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समय आने पे जो फॉर्मूला में यूज करना है वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, वाट होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, हमारे पास वाट होती है। इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट इज 1 एम्पियर। मतलब अब कोई पूछे कि बताइए 1 वॉट क्या होता है, तो 1 वॉट इज मे बी डिफाइंड एज व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोवाइडेड टू ऑब्टेन 1 एम्पियर ऑफ करंट। 1 एम्पियर को करंट को फ्लो कराने के लिए जब आपको 1 वोल्ट देना पड़ जाए, उसको हम 1 वोल्ट एम्पियर मतलब या 1 वाट कहते हैं, ठीक है। कुल मिला के ऐसा जो वॉट है वो सबसे छोटी यूनिट है, जो बड़ी यूनिट है वो किलो वॉट है ना। अब इसी में जो 1 किलो वॉट है वो 1000 वॉट के बराबर होता है, जिसको हम 1 यूनिट भी कहते हैं। 1 यूनिट में थोड़ा टाइम का भी खेल है, वो भी समझाता हूँ। देखिए 1 वॉट आर जो है, 1 वॉट आर, ठीक है, मतलब आपके पास जो किलो वॉट और उसमें आर लगा दीजिए, क्या लगाना बेटा, किलो वॉट आर। इस किलो वॉट आर को हम यूनिट कहते हैं। इसी किलो वॉट आर को बेटा हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। किलो वॉट आर 1000, मतलब किलो मतलब हो गया 1000, वॉट तो फिर आप जान ही दीजिए, और आर, एक आर में कितना सेकंड होता है, 3600, इतना सेकंड होता है। अगर ऐसा यूनिट होता जाए तो ये आ जाएगा 3 6 1 2 3 4 5 10 की पावर 5, ठीक है, इतना वॉट पर सेकेंड। ये 1 किलो वॉट आर के बराबर होता है। 1 किलो वॉट आर में कितना वॉट होता है, कितना वॉट पर सेकेंड होता है बेटा, 36 इंटू 10 की पावर 5। अगर इसको मैं 10 की पावर 6 करता हूँ तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए, जो 1 यूनिट घर में लग रही है, 1 यूनिट घर में लग रही है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं ना, आपके घर में कितना यूनिट बिल आया। कितना यूनिट बिल आने का क्या मतलब है कि जैसे किसी ने कह दिया चलिए मेरे यहाँ 400 यूनिट बिल आया। 400 यूनिट मतलब क्या होता है कि 400, एक सेकंड बेटा ना, 400 एक सेकंड, हाँ 400 तो ये आपका यूनिट आया है, इनटू किस में करेंगे बेटा, इनटू हम करेंगे इसमें किलो वाट आर से। किलो वाट आर, वही किलो वाट आर, फिर ये कन्वर्ट कर लीजिए, इतना जूल आपने एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है, ठीक, क्लियर हो गया।
चलिए, तो फिर 1 वॉट का यूनिट का जो पैसा होता है, जैसे मान लीजिए 1 यूनिट का 10-12 रुपए जो भी चल रहा है आपके यहाँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे 400 का इंटू, जैसे अगर मान लीजिए 10 रुपये यूनिट चल रहा है तो 10 रुपये से कर दीजिए, 4000 बिजली का बिल आ गया, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक बात बहुत सुंदर तरीके से बोली गई है, जो भी इलेक्ट्रिक करंट हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो बेसिकली हम पैसा किस चीज़ का देते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात करी है, वी पे द इलेक्ट्रिक बोर्ड, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिक कमीशन, जिसको इलेक्ट्रिकल कंपनी है, जिसको हम पैसा दे रहे हैं, जो प्रोवाइडर है, ठीक है, हम उसको किस बात का पैसा देते हैं, मतलब जो इतना एनर्जी, मतलब 3.6 × 10⁻⁶ इतना जूल एनर्जी वो जो हमें दे रहा है, मतलब किलो वाट में जो एनर्जी वो हमें दे रहा है। अब जैसे आप कोई 10 यूनिट यूज़ कर रहा है, कोई 50 यूनिट यूज़ कर रहा है, 10 यूनिट तो कौन ही यूज़ करेगा, चार्जर ही लग जाएगा इतना, तो घर में 4-5 मोबाइल हो, कुछ हो, तो ऐसे 10 यूनिट वाट, 10 यूनिट एनर्जी तो ऐसे ही चली जाती है। तो महीने भर में, मतलब एक दिन का नहीं कह रहा हूँ मैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास वॉट, मतलब 1 यूनिट ये हो गया। अब मान लीजिए आप कितना यूनिट यूज़ कर रहे हैं, मतलब 200, 300, 400 जो भी आप यूनिट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इतना एनर्जी मतलब ये 3.6 × 10⁻⁶ मल्टीपल, जितना यूनिट आपने यूज़ किया, 2, 4, 10, 15, 50, 300, 400, ऐसे जितना भी आपने यूज़ किया, तो इसका इंटू आप उससे करिए। इतनी एनर्जी आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ आपके घर में इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, आपके इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में। मतलब आप जो बिजली का बिल पैसा दे रहे हैं, वो इतनी एनर्जी जो आपके घर में आपने कंज्यूम की, इस बात का दे रहे हैं। और ये एनर्जी क्या करती है, ये एनर्जी आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, ये एनर्जी आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराती है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। वी पे द एनर्जी दैट वी यूज, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इतनी एनर्जी, द पीपल मैनी थिंक दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड। बहुत लोग को लगता है जो इलेक्ट्रिसिटी आई वो हमने कंज्यूम कर ली, नहीं, ऐसा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ आएगा मूव कराने के लिए, इतनी एनर्जी हमने लगाई है, उस बात का पैसा हम पे करते हैं। गवर्नमेंट से लगी हुई हो, चाहे प्राइवेट कंपनी से लगी हुई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो आपकी, जहाँ से भी हो, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, कनेक्ट किया है 220 वोल्ट से, तो पोटेंशियल दे दिया है 220, ठीक है। करंट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 0.50, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 110, तो पावर कितना आ गया बेटा 110 वाट आ गया, ठीक है। पावर कितना आ गया बेटा 110 वाट का पावर जनरेट कर दिया गया है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी करा दे रहा हूँ मैं। एक रेफ्रिजरेटर है, 400 वाट का है, मतलब पावर दे ही दी है भाई ने, पावर तो आपको 400 दे ही दी है, सॉरी एक मिनट, पावर आपको दे ही दी है 400। एक दिन में कितना घंटे चल रहा है बेटा, 8 घंटे चल रहा है, एक दिन में 8 घंटे वो चल रहा है, मतलब टाइम दे दिया है 8 घंटा, है ना, 1 आवर मतलब 8 आवर, और 30 दिन तक चलता है, तो मतलब यहाँ पे आप 8 का इंटू 30 दिन तक कर सकते हो, तो 8 3 240 आवर्स हो गए, है ना। तो यहाँ पे टाइम को सेकंड में मत लीजिएगा, क्योंकि किलोवाट आवर में था वो, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ आपको, है ना। और 3 रुपये लग रहे हैं, तो सुनो, कुल मिला के एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना है बेटा 400, ठीक है, और कितने दिन तक चल रहा है 240, तो 4 16 की 6, हासिल है 1, 8 और 1 9, और ये 3 0 लग गए, ठीक है। तो ये तो पावर हो गई। अब एक बात समझो, ये तो हमारे पास आ गया वाट, इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लो, 96 किलोवाट आवर, ये हो गया। क्लियर हो गया बेटा, ये किलो ये आर में था, तो किलोवाट आवर में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब इतना यूनिट मेरा लग गया है, 96 यूनिट मेरे लग गए हैं ना। अब 96 यूनिट, अब मुझे रुपए निकालना है, तो कितना रुपए लगा, 96 यूनिट है, ये एक यूनिट का 3 रुपया है, तो 3 से इंटू कर लो, 18 18 हासिल है 1 27 28, 288 रुपीज़ मेरे यहाँ पे लग गए। हाँ, ये आंसर आ रहा है, 288 रुपीज़ मेरे यहाँ पे लग गए हैं, इतने रुपए मैं उसको पे करूँगा। क्लियर हो गया। चलिए, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, फिर किसी वीडियो लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कवर नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए, आपको पूरी एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की यहाँ पे पढ़ा दी है, बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप वीडियो देखिए, चैनल पे जाइए, अलग अलग वीडियोस पे क्लिक कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने जूनियर्स, अगर आप 11th 12th में तो अपने जूनियर्स को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच। अगर आप एंड तक आए हैं वीडियो को देखने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।